नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान हम लोग देख रहे थे और मध्य प्रदेश पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इस पीडीएफ को तैयार किया गया है। और ये वीडियो लेक्चर जो कि एक पूरी सीरीज है, इसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये हिंदी माध्यम वाली श्रृंखला है। कुछ अभ्यर्थियों ने जो पिछला वीडियो था, पिछला वाला आपने देखा है, उसमें कमेंट बॉक्स में कहा था कि अंग्रेजी वाला नहीं, तो अंग्रेजी वाला आएगा, उसके लिए परेशान न होइएगा। फिलहाल इसे देखते हैं। तो हमने पीछे राज्य का पुनर्गठन देखा। हमने देखा कि मध्य प्रदेश को कई बार आकार देने का प्रयास किया जाता है और ये हर राज्य के साथ होता है। तो यहाँ तक हमने देख लिया था, ये वाला पैराग्राफ हमने यहाँ तक पूरा किया था पिछले वीडियो में। अगर आपने पीछे वाला नहीं देखा है तो उसको एक बार देख लीजिएगा, उससे आपका पीछे का जो बैकग्राउंड है वो बनेगा और आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर विंध्य प्रदेश जो था उसके अंदर मिलाई गई रियासतों की सूची को आप देख रहे हैं और ये टोटल 38 हैं। इनकी संख्या आप देख रहे हैं, ये टोटल 38 है। हालांकि नाम पूछे जाएंगे ये थोड़ी सी कम संभावना है, लेकिन संख्या याद रखिएगा। तो इसमें रीवा, बिजावर, नागौद, नैगांव, पलदेव बांका, इसके बाद गरौली, जासो, बेहात, सोहावल, बावनी, बांका, फतेहपुर, नौगांव, अजयगढ़। इसके बाद यहाँ फिर ये फतेहपुर रिपीट कर गया है तो इसको हटा लीजिएगा। उसके बाद चरखारी है, पहाड़ा, पन्ना, भैंसुदा और कोठी, बिजना, समथर, जिंगनी, बेरी, सरीला, रुबाई। इसके बाद ये बरूधा है, मैहर है, दतिया, ओरछा, कामता, राजौला, गौरीहार, खनिया थाना, धुरवई, तकांव, ये तराव कहा जाता है। उसके बाद राका पहाड़ी, अलीपुर, लुगासी। इस प्रकार से ये जो रियासतें आप देख रहे हैं, ये रियासतों के नाम हैं जो तत्कालीन थी। रियासत का मतलब समझते हैं, किसी राजा के अधीन या किसी सामंत के अधीन ये पूरा क्षेत्र होता है। तो इन सब का विलय ये जो विंध्य प्रदेश वाला इलाका था उसमें कर लिया गया। इसके बाद अगले मुद्दे को देखते हैं। तो यहाँ देखिए मध्य भारत जो था, मध्य भारत जो प्रांत था, उसमें जिन रियासतों को मिलाया जाता है उनकी तादाद यहाँ देख लीजिए, टोटल है 25। ये संख्या में कितनी है? 25 है। अब इनके भी नाम दिए हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। तो ग्वालियर, ये सब ध्यान दीजिएगा मध्य भारत में मिलाई गई हैं। तो प्रश्न कुछ ऐसे बन सकता है कि रियासत का नाम आपको दे देगा और बताना आपको ये होगा कि इसमें से कौन सी रियासत किससे मिली हुई है या किसमें मर्ज की गई थी। हालांकि नाम पूछेगा इसकी संभावना काफ़ी कम है, लेकिन संख्या याद रखिएगा। तो टोटल है 25। ग्वालियर, इंदौर, जावरा, इसके बाद धार, देवास जो है ये छोटा, मतलब इसमें छोटा देवास और बड़ा देवास इस प्रकार से दिया है। इसके बाद बड़वानी, सीतामऊ, अलीराजपुर, जोबट, कुरबाई, रतलाम, काठीवाड़ा। कुछ वर्तमान में भी मौजूद है नाम अपने नाम के साथ और कुछ जो है वो बदल चुके हैं। इसके बाद काठीवाड़ा के बाद आप देख रहे हैं पिपलौदा है, राजगढ़ है, सैलाना है, झाबुआ, पठारी, जामनिया, अठवार, भूमिया स्टेट, नीमखेड़ा, खिलचीपुर, नरसिंहपुर, मोहम्मदगढ़। इस प्रकार से ये रियासतों के नाम है जो कि 25 हैं टोटल। और इनका विलय मध्य भारत में किया गया था, मध्य भारत में इन्हें मर्ज कर दिया गया। इसके बाद अब देखिए यहाँ नीचे सेंट्रल प्रोविंस और बरार वाला जो पूरा इलाका था उसमें, और इसमें छत्तीसगढ़ की जो रियासतें हैं, इस पूरी हेडिंग को ध्यान से देखिएगा। सेंट्रल प्रोविंस बरार की सीजी का मतलब क्या? छत्तीसगढ़। उसमें शामिल रियासतें कौन सी? तो इनकी संख्या पहले देख लीजिए, टोटल 14 है। और इसमें जो नाम है आप देख रहे हैं, बस्तर है, चांग भरवान है, छुई खदान है, अच्छे अच्छे नाम है, जशपुर है, कांकेर है, कवर्धा है, खैरागढ़, कोरिया। अब ये कोरिया जो है ये विदेश नहीं है, अपने ही देश में है। उसके बाद उदयपुर, राजनांदगांव, सक्ती, सारंगढ़। इसके बाद सरगुजा है, रायगढ़ है। कुल मिलाकर ये 14 हैं। और नीचे आप एक नक्शा देख रहे हैं, इसे पूरा देख लीजिए। ये मध्य प्रदेश का एक स्ट्रक्चर है, मध्य प्रदेश का ढांचा है, लेकिन आज का नहीं है। ये 1947 से पहले का है, यानी आज़ादी से पहले मध्य प्रदेश का ढांचा कुछ ऐसा था और इसे आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इस साइड में राजपूताना आपको दिखाई देगा, यानी राजस्थान वाला इलाका है। यहाँ पर आप देखिए संयुक्त प्रांत का पूरा इलाका है जो कि बाहर से इसे स्पर्श कर रहा है। अब अंदर देखते हैं। तो यहाँ पर अंदर देखने के लिए जरा सा इसे बड़ा कर लीजिए और देखिए यहाँ पर मध्य भारत, ये इंदौर होलकर वाला जो एरिया है, इस एरिया को आप देख रहे हैं, ये पश्चिम का है। ठीक है, इधर से ये अटैच है। यहाँ पर ग्वालियर और जो सिंधिया लोग हैं उनका शासन, ये मध्य प्रांत है जिसे कि आप सेंट्रल प्रोविंस के तौर पे देख रहे हैं। यहाँ पे भोसले और अन्य जो थे उनका रूल चलता था। ये सब मराठाओं की विंग है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये सिंधिया, भोसले और जो होलकर हैं ये कहीं और से पैदा हो गए थे। जब मराठा वंश स्थापित हुआ, आप इसे देखते हैं, ये पहले से चल रहा था। लेकिन जब शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र या पूरे दक्कन में उत्कर्ष होता है, यानी ये उठकर खड़े होते हैं और इनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो चरम सीमा पर होती हैं, तो ये मराठा शक्ति को एकजुट करते हैं। सारे मराठे एक झंडे के नीचे आते हैं और अखंड स्वराज का जो लक्ष्य है उसकी ओर बढ़ते हैं। लेकिन शिवाजी की मृत्यु के बाद धीरे धीरे करके परिस्थितियां बिगड़ती हैं और फूट पड़ने लगती है, तो ये बिखरना शुरू हो जाते हैं। बाहरी आक्रमण इनको प्रभावित करता है, आप देखेंगे पानीपत का तीसरा युद्ध और इस तरह की बहुत सारी चीजें। जब अंदर फूट पड़ी हो तो बाहर के शत्रु जो है वो मजबूत हो जाते हैं, ये आप भी जानते हैं। और उसका परिणाम ये होता है कि मराठे बिखर जाते हैं। अब बिखरते हैं तो ये पूरे देश भर में जैसे आप देख रहे हैं ये सब ब्रांचेज हैं मराठाओं की, ये अलग नहीं है कुछ, लेकिन इनका क्षेत्र यहाँ तय हो गया है। तो ग्वालियर के सिंधिया, इसके बाद इंदौर के होलकर, इस प्रकार से इनका बंटवारा हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ भोसले हैं
और यहाँ देखिए आप पूर्वी रियासत की स्थिति है, ये 1947 से पहले का है। तो आप जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में बहुत सारी छोटी छोटी रियासतें पाई जाती थी और यही सबसे बड़ी समस्या थी। आज़ादी तो मिली गई और अंग्रेजों की मंशा भारत छोड़ो आंदोलन और जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसके बाद ही ये तय हो गई थी कि भाई भारत को छोड़ना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन समस्या ये हो गई कि अब जब भारत का पूरा विभाजन वगैरह भी हो गया और दंगे भड़के और शांत भी हो गए, वो सब चीज़ें हुई, तो देश के अंदर बहुत ज़्यादा टुकड़े टुकड़े थे यानी रियासतों के, और उन्हें एकजुट करने की आवश्यकता थी। अगर एकजुट नहीं किया जाता तो बाहर से बहुत सारे शत्रु जो हैं वो दांत गड़ा के बैठे हुए थे कि कब ये लोग थोड़ा सा अंदर से झगड़ना स्टार्ट करें और इन्हें हम अपने कब्जे में ले लें। तो इन्हें एक संघ में बांधने की आवश्यकता थी और वो काम वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। तो यहाँ विलय पत्र पे हस्ताक्षर वगैरह होते हैं। फिलहाल ये जो रियासतें हैं इन्हें देखिएगा, ये पूर्वी रियासत इधर आप देख रहे हैं इस साइड में, यहाँ मध्य भारत सिंधिया वाला एरिया, यहाँ पे मध्य प्रांत, सेंट्रल प्रोविंस, भोसले और अन्य का जो इलाका है ये है भोपाल। यहाँ पे देखिए, यहाँ राजपूताना आप देख रहे हैं। तो ये वाली जो कंडीशन आपने देखी नक्शे के जरिए, ये मध्य प्रदेश की ही स्थिति है लेकिन 1947 से पहले की। अब आइए इसके बाद वाली कंडीशन को देखते हैं, मतलब 1947 से लेकर 1956 वाला जो पोजीशन था उसमें मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी, इसे देखना है। ये नक्शा जो है इसे आप आराम से देख लीजिए। देखिए यहाँ पर ये मध्य भारत है, बीच में भोपाल, ये राजधानी क्षेत्र आप देख ही रहे हैं। ये विंध्य प्रदेश है, जैसा कि आपने पीछे देखा कि कितनी रियासतों को विंध्य में मिलाया जाता है, कितने को सेंट्रल प्रोविंस का हिस्सा बनाया जाता है। अभी ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें छत्तीसगढ़ जुड़ा हुआ है क्योंकि ये 1956 तक की पोजीशन। ये है आपका सेंट्रल प्रोविंस जो कि सीपी बरार के नाम से आप जानते हैं। अब यहाँ पर जो ABCD करके बंटवारा किया गया था, मतलब वर्ग विभाजित किए गए थे राज्यों के, तो ए स्टेट जो है उनको ऐसे ही टेढ़ी वाली लाइन से यहाँ पे डिनोट किया गया है, मतलब सेंट्रल प्रोविंस को ए वाली स्टेट में रखा गया था। और ये जो ईंटे का जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, जैसे लग रहा है कि ईंटों की दीवार है जिस पर कि पलस्तर नहीं हुआ है, तो इस प्रकार का जो संरचना है वो इधर आपको दिखाई दे रहा है। यानी ये जो मध्य भारत है इसको बी वाली स्टेट में रखा गया था, सेंट्रल प्रोविंस को किस में रखा गया है, ए में रखा गया है। और अब बचता है प्लेन वाला एरिया यानी विंध्य वाला, तो उसको सी वाले वर्ग में रखा गया था। ऐसा आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये जो कंडीशन है ये 1947 से शुरू होती है और 1956 तक ऐसे ही चलती है। उसके बाद एक बार फिर से संरचना में परिवर्तन होता है। तो आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। आगे ये हुआ कि यहाँ सारणी आप जैसा कि देख रहे हैं, नवंबर 1956 की बात की जा रही है, तो मध्य प्रदेश की बाकायदा स्थापना होती है। वैसे तो ये टुकड़ों के रूप में या जो छोटे छोटे टुकड़े थे उनको जोड़कर एक प्रदेश के रूप में पहले से मौजूद था, लेकिन मध्य प्रदेश का जो लगभग वर्तमान स्ट्रक्चर है, हालांकि उसमें बाद में परिवर्तन हुए हैं, तो वो संरचना स्थापित होती है 1956 में। 1956 से पहले वाली जो कंडीशन है वो हमने यहाँ पर देख ली है, और उससे भी पहले यानी आज़ादी से पहले का जो समय था या आज़ादी तक का जो समय था वो स्थिति भी हमने नक्शे में देखी है। अब इसके बाद क्या होता है, तो यहाँ से देखिए, इसमें शुरुआती पहले बताया गया है। तो 1947 यानी 1947 से लेकर 1956 का जो दौर था उसमें मध्य प्रदेश में, जो मध्य प्रदेश पूरा राज्य आप देखते हैं, उसके स्थान पर 4 राज्य थे। यहाँ पर एक राज्य नहीं था, 4 राज्य थे। 4 राज्य कौन कौन से, तो सीपी बरार था, मध्य भारत था, विंध्य प्रदेश था और भोपाल स्टेट थी। इस प्रकार से इनकी कंडीशन थी, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा 4 राज्य हो गए। यहाँ देखिए ये वाला भी राज्य ही है, इसीलिए इसको दर्शाया गया है, यहाँ पर राज्यों को ही दर्शाया गया है और इसको भी प्लेन से दर्शाया गया है। इसका मतलब है कि ये सी स्टेट में रखा गया है। ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक बीच में ये भोपाल है, विंध्य प्रदेश है। इस प्रकार से ये 4 हुए टोटल। तो ये वाली स्थिति हमारी जो 1956 तक का दौर था वहाँ तक चलती है। उसके बाद 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर को इसीलिए मध्य प्रदेश दिवस का आयोजन किया जाता है, तो मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना होती है। और उस समय जो जिलों की संख्या थी वो 43 थी। यहाँ पर आप देख रहे हैं जिलों की जब यहाँ पे संख्या काउंट की जाती है तो तत्काल में 43 थी। इसके बाद 26 नवंबर 1973, बीच में अच्छा खासा गैप है, तो भोपाल, राजनांदगांव, ये 2 जिले गठित हो जाते हैं। तो पहले थे 43, अभी 2 नए बन गए। तो 2 नए बन गए तो 43 में आप 2 जोड़ दीजिए यानी 45 हो गए। तो वही दिया हुआ है कि उस समय यानी ये जो 1973 वाली कंडीशन है, 26 नवंबर की तारीख है, उसमें जिलों की संख्या हो जाती है 45। इसके बाद अब चलते हैं थोड़ा और आगे, यानी आगे जैसे जैसे समय बढ़ता है तो इसमें परिवर्तन आता है और उसी को हम देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 26 नवंबर के बाद अब 25 मई 1998 देख रहे हैं, तो 4 नए जिले बन जाते हैं। मतलब पहले कितने थे, अभी 45 थे और 4 इसमें जुड़ जाते हैं। तो 45 में आप 4 जोड़िएगा तो 49 हो जाएंगे। और याद रखिएगा कि उस समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ था, तो छत्तीसगढ़ सहित अगर देखा जाए तो 53। ठीक है, ये आपने देखा। अभी 1998 ही चल रहा है, तो अभी छत्तीसगढ़ इसी के अंदर विराजमान है। वैसे अगर मध्य प्रदेश के सिर्फ ढांचे को देखा जाए तो उसमें 49। इसके बाद अब आगे चलते हैं, तो यहाँ 6 जुलाई 1998 को देखिएगा। ये मई में एक परिवर्तन होता है जो कि 1998 का ही है, और उसके बाद फिर जुलाई में एक चेंज होता है, तो 3 नए जिले बन जाते हैं। यानी जिलों के बनने की जो रफ्तार है वो बढ़ने लगती है। और इसका कारण क्या है कि प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता थी। इतने बड़े क्षेत्र को अगर एक केंद्रीकृत शासन के जरिए चलाने का प्रयास किया जाता तो इसमें बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिलती। पूरे क्षेत्र पर एक समान नियंत्रण स्थापित नहीं हो पाता, और इसी के लिए आवश्यक था कि इसे टुकड़ों में बांट दिया जाए और वहाँ पर अपने अपने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्हें अपॉइंट कर दिया जाए।
यही काम किया जाता है प्रशासन का जो ढांचा होता है उसमें सुधार के लिए यही काम होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 3 नए जिले बनते हैं। कौन कौन सा? तो उमरिया का गठन होता है, हरदा और नीमच। छत्तीसगढ़ के साथ देखा जाए तो 8 बनते हैं टोटल। अभी कुल मिलाकर 52 हो गए और छत्तीसगढ़ को उसमें आप जोड़कर देखेंगे तो 61 हो गए। लेकिन यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य को हम अलग करके ही देखेंगे और प्रश्न भी बनेगा तो छत्तीसगढ़ के साथ नहीं पूछेगा, वो सिर्फ मध्य प्रदेश के इलाके का ही पूछेगा। इसके बाद देखिए 1 नवंबर सन 2000, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें मध्य प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है वो इससे अलग कर लिया जाता है। एक बार फिर से राज्य का पुनर्गठन होता है उसके स्थापना दिवस के अवसर पर, और छत्तीसगढ़ को उससे अलग कर लिया गया। अब यहाँ पर जो संशोधन होता है उसको याद रखिएगा, ये 84 नंबर का जो अमेंडमेंट एक्ट है उसके तौर पर जाना जाता है। ठीक है, डेट यहाँ बताने की आवश्यकता ही नहीं है, डेट दी हुई है। तो 45 टोटल जिले इस समय रहते हैं और छत्तीसगढ़ में 16 चले जाते हैं। 16 जिले जो हैं वो छत्तीसगढ़ राज्य के साथ मध्य प्रदेश से अलग हो जाते हैं। जैसे बिहार से झारखंड अलग हुआ है, यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ है, वैसे ही यहाँ पर मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो जाता है। ऐसे ही अन्य राज्यों से भी टुकड़े विभाजित किए जाते हैं। तो राज्यों की संख्या बनती बिगड़ती रहती है। फिलहाल 1 नवंबर सन 2000 तक हमने देखा। उसके बाद आगे चलते हैं तो अभी देखिए नीचे यहाँ पर 18 अगस्त सन 2003 में, अब मध्य प्रदेश में टुकड़े बांटने का काम नहीं होता है। जो अंतिम टुकड़ा इसका हुआ था वो सन 2000 में हुआ था, उसके बाद फिर नहीं। अब इसके बाद जो स्थितियां हैं वो अंदर चेंज होती हैं। जैसे नए नए जिलों का गठन होता है, कुछ जिलों को खत्म किया जाता है, कुछ को बढ़ाया जाता है, इस प्रकार से चलता रहता है। तो ये तो अंदर का ढांचा है, ये राजनीति पर भी बहुत हद तक निर्भर करता है। फिलहाल 18 अगस्त सन 2003 की अगर बात की जाए तो 3 नए जिले मध्य प्रदेश में सामने आते हैं। एक तो अशोकनगर है, दूसरा बुरहानपुर है और अनूपपुर है। इनका गठन कब होता है तो डेट याद रखिएगा, 18 अगस्त सन 2003। और अब जिलों की संख्या बढ़कर हो गई 48, चूंकि पहले 45 थे और उसमें 3 जब जुड़ जाते हैं तो ये हो गया 48। उसके बाद 17 मई सन 2008 की अगर बात की जाए, यानी यहाँ पे 5 साल और आगे से ले जाएं, तो 2 नए जिले डेवलप होते हैं और 2 नए जिले ये 2008 में जो विकसित किए गए हैं, अलीराजपुर है और सिंगरौली है। इनका गठन कब होता है? ये 17 मई सन 2008 को होता है। और अब जब 2 जिले और बढ़ गए तो 48 में आप 2 जोड़ दीजिए, यानी अब टोटल कितने हो गए? 50 हो गए। इस प्रकार से ये बढ़ता रहता है। अभी वर्तमान में 52 है, वो आप जानते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। अब देखिए 16 अगस्त सन 2013, 2008 के बाद जो अगला बदलाव होता है वो 2013 में होता है, थोड़ा गैप ज़्यादा है। शाजापुर जिले से अलग करके अगर मालवा जिला बनाया गया। कौन से जिले से कौन सा जिला अलग किया गया या कौन सा क्षेत्र अलग करके जिला बना दिया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस PDF में आगे वो भी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। शाजापुर जिला जो था पहले से बना हुआ, उससे अगर मालवा को अलग कर लिया गया तो एक और जिला बढ़ गया, यानी अब टोटल कितने हो गए? यहाँ पे 1 जोड़ दीजिए, अर्थात 51 जिले हो गए। 1 अक्टूबर सन 2008 ये अंतिम परिवर्तन है। उसके बाद प्रस्ताव आए हैं, बहुत सारे प्रस्ताव आए हैं। कमलनाथ की जो गवर्नमेंट थी उसमें भी आया है, शिवराज सिंह चौहान जो है उनकी गवर्नमेंट में भी आया है, लेकिन अभी तक कोई भी अमल में नहीं लाया गया। तो 1 अक्टूबर सन 2008 की अगर बात की जाए तो टीकमगढ़ जिला जो था उससे एक क्षेत्र अलग कर लिया गया और उसको निवाड़ी बना दिया गया। मतलब निवाड़ी एक जिला बन गया। निवाड़ी नाम तो पहले से ही था, लेकिन अब वो जिले के नाम से यहाँ जाने लगा। तो कुल मिलाकर 52 जिले। वर्तमान में यही स्थिति है। कोई 55 कहे या 56 कहे, उससे फर्क नहीं पड़ता जब तक गवर्नमेंट कुछ नहीं कहती। इसके बाद आगे चलते हैं, अगले हिस्से को देखते हैं। अब देखिए 1956 का जो दौर था उसमें रियासतों का पूरा ब्यौरा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सी चीज़ें कहाँ से निकली हुई हैं या कितनी किसमें शामिल हुई हैं वो आपको देखनी है। तो आपने जैसा कि देखा कि किससे कितनी रियासतों का ब्यौरा लिया जाता है। मध्य प्रदेश में शामिल रियासतें आपको टोटल देखनी है। तो टोटल रियासतों की संख्या कितनी है? 65 है। और छत्तीसगढ़ में शामिल होने वाली जो रियासतें हैं उनकी संख्या 14 है। यहाँ पर आप सेंट्रल प्रोविंस से देखेंगे तो 15, यानी 15 का मतलब यह है कि 14 प्लस मकड़ाई। उसके बाद मध्य भारत को देख लीजिए तो मध्य भारत में जो है 25 है। विंध्य से अगर देखा जाए तो 38 है। भोपाल स्टेट से अगर देखें तो 1 है मात्र। इस प्रकार से आपने देखा तो कुल ये बनते हैं 79। ठीक है, 79 जो है ये टोटल है। अब इसमें से आप 14 घटा दीजिए, तो 14 घटाएंगे तो ये 65 बचेगा। 14 जो है वो छत्तीसगढ़ में चला गया और 65 जो है वो मध्य प्रदेश राज्य का है। इस प्रकार से ये कंडीशन है। ये 1956 का जो रियासतों की स्थिति थी उसका ब्यौरा दिया गया। इसके बाद नीचे कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। हालांकि इसमें से कुछ चीज़ें रिपीटेड हैं, तो जो रिपीटेड है उन्हें आप स्किप भी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश को स्थापना दिवस का जो इसका मौका है वो 1 नवंबर वाला ही है। मतलब 1 नवंबर 1956 को ये पूर्ण रूप से अस्तित्व में आता है। तो वही मध्य प्रदेश दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है और इसको मध्य पर्व भी कहा जाता है, जैसा कि यहाँ पर नाम दिया है। थोड़ी सी ये लाइन इनकरेक्ट है, लेकिन कोई बात नहीं, इन्फॉर्मेशन से मतलब है। तो मध्य पर्व के रूप में 1 नवंबर की तारीख को राज्य के स्थापना दिवस पर मध्य प्रदेश दिवस का आयोजन किया जाता है। जिला पुनर्गठन की जो समितियां हैं उनके भी नाम आप याद रखिएगा। तो BR दवे समिति है, ये 1983 में गठित हुई थी। कौन सी समिति किस सन में आई थी, सामने आई थी, उसको आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे दूसरी समिति का नाम देख रहे हैं जो कि सिंहदेव समिति है। इसे MS सिंहदेव समिति कहा जाता है और इसका गठन जून 1998 में हुआ था। अब यहाँ पर राज्य पुनर्गठन विधेयक 1956 की बात कर लेते हैं। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन होता है।
राज्य पुनर्गठन करने के लिए भी आयोग बनता है ना, तो उसका भी गठन किया जाता है। और गठन की जो डेट है वो 1953 है। 1956 में तो ये आता है, मतलब इसकी जो क्रियाएं हैं वो दिखाई देती हैं, लेकिन उससे पहले ही आयोग का गठन होता है। असल में आयोग पूरी समीक्षा करता है, कोई भी आयोग हो। जैसे कि आपने पीछे देखा है तो बहुत सारे आयोगों के नाम आप देखते हैं, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र में हो या प्रशासनिक क्षेत्र में हो, और लंबी रिसर्च के बाद तब जाकर वो जो पूरा पैनल होता है वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और उसी के आधार पर एक्शन लिया जाता है। तो यहाँ अगर आप देखें, जैसे बासवान कमेटी का पूरा हल्ला और तहलका मचा हुआ है कि सिविल सेवा में आयोग हटाने की बात कही गई है, और नीति आयोग भी यही चाहता है। तो इस प्रकार की जो स्थितियां हैं इस समीक्षा के आधार पर कही जाती है। उन्होंने रिजल्ट वगैरह देखे होंगे और ये पाया होगा कि भाई प्रशासनिक दक्षता जो युवा वर्ग है उसमें ज़्यादा होती है। हालांकि ये कोरा तर्क है। अगर प्रशासनिक दक्षता सिर्फ युवा वर्ग जो अंडर 20 है या अंडर 21 है उस टाइप के लोगों में होती है, तो इतने बुजुर्ग नेता भारत में क्या कर रहे हैं, ये भी तो एक तर्क है। फिलहाल उसे छोड़ देते हैं। यहाँ देखिए, अध्यक्ष जो थे राज्य पुनर्गठन आयोग के वो जस्टिस फजल अली थे। ठीक है, यहाँ आपने देखा जस्टिस फजल अली ये उसके अध्यक्ष थे। तो अध्यक्ष का नाम भी पूछा जा सकता है, गठन का वर्ष भी पूछा जा सकता है, दोनों को याद रखिएगा। संसद में विधेयक की प्रस्तुति की गई अप्रैल 1956 में, मतलब 1953 में इसका गठन होता है, और जो विधेयक संसद में पेश किया जाता है वो 1956 की तारीख है, मतलब अप्रैल का महीना था। और पारित होने की तिथि, प्रस्तुत करना एक बात होती है और उसका पारण जो होता है वो दूसरी चीज होती है। तो पारित होने की जो तिथि है वो नवंबर 1956 है। तत्कालीन राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उन्हीं के हस्ताक्षर के द्वारा ये विधेयक जो है ये कानून में तब्दील हो जाता है। ठीक है, संविधान का संशोधन कौन सा होता है, तो संविधान में जो संशोधन किया जाता है वो 7वें नंबर का होता है। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ये 7वें नंबर का अमेंडमेंट होता है। और 1 नवंबर 1956 को संविधान के अनुच्छेद 3 और 4 के तहत मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना की जाती है। जो तीसरा और चौथा आर्टिकल है संविधान का, उसी के तहत मध्य प्रदेश राज्य या किसी भी इस प्रकार के राज्य का गठन किया जाता है। फिलहाल यहाँ पर हम लोग एमपी के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसी का जिक्र करेंगे। और ध्यान दीजिएगा कि संशोधन कौन से नंबर का होता है, तो ये 7वें नंबर का है। यहाँ तक देखने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख लीजिए, राज्य पुनर्गठन विधेयक ये सन 2000 का है। पीछे जो आपने देखा था वो पिछला था, अभी लंबे समय बाद इसमें फिर से परिवर्तन होता है। तो लोकसभा में श्री लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा विधेयक की प्रस्तुति कैसे होती है, क्योंकि इस समय जो गवर्नमेंट रहती है तत्काल में वो इसका काम करती है, तो काफ़ी लंबा समय हो चुका था। और इसकी जो विधेयक की प्रस्तुति है वो 25 जुलाई सन 2000 में होती है, मतलब इसे पेश किया जाता है। उसके बाद लोकसभा में ये पारित होता है 31 जुलाई सन 2000 को, और राज्यसभा में पारित होता है 9 अगस्त सन 2000 को। 25 अगस्त सन 2000 को तत्कालीन राष्ट्रपति थे KR नारायणन, और उनकी स्वीकृति और हस्ताक्षर इसे प्राप्त हो जाते हैं। और ये जो संविधान संशोधन है, मतलब इस वाले पुनर्गठन विधेयक के लिए जो सन 2000 का है, तो इसके लिए संविधान में जो संशोधन किया जाता है वो 84वें नंबर का है, 84th नंबर का है। इसे ध्यान दीजिएगा। 1 नवंबर सन 2000 को, मतलब ये संशोधन हुआ क्यों, तो यहाँ पे एक नया राज्य बनाना था, मूल बात यही थी। तो 1 नवंबर सन 2000 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत, जिसमें कि राज्य के गठन का पूरा प्रावधान है, तो CG की स्थापना यानी छत्तीसगढ़ की स्थापना होती है। और छत्तीसगढ़ देश का 26वां राज्य बन गया। क्रम से अगर देखा जाए तो ये 26वां राज्य बनता है। वर्तमान में राज्यों की संख्या और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनकी संख्या, आप कंफ्यूज तो नहीं होते हैं। 28 राज्य हैं वर्तमान में और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कुछ लोगों को ये शंका होती है कि भाई 29 राज्य हैं। नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य था, लेकिन अभी उसके 2 हिस्से करके लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों को यूनियन टेरिटरी यानी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका दर्जा दिया गया। तो इस प्रकार से जो केंद्र शासित प्रदेश थे उनकी संख्या बढ़कर 9 हो गई थी, लेकिन बाद में दमन दीव और दादरा नगर हवेली को अंतिम बार जो परिवर्तन हुआ है उसमें 1 में मिला दिया गया। तो इससे कुल मिलाकर जो यूटीज है वर्तमान में भारत में वो टोटल 8 हैं वर्तमान में। बाद में बदलाव होगा तो वो इसमें जुड़ जाएगा। तो इतना आपने देखा, ये छत्तीसगढ़ जो है ये देश का 26वां राज्य बनता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश को भारत का हृदय प्रदेश, ये नाम आपने देखा था ना उपनाम में, तो इसकी संज्ञा, यहाँ पर संख्या लिखा है, असल में ये संज्ञा होगा। तो ये संज्ञा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दी गई थी। और फजल अली आयोग ने जबलपुर को मध्य प्रदेश की राजधानी, यहाँ आप देख रहे हैं ये वाक्य थोड़ा सा अशुद्ध है, इसमें आप देखिए तो जो मध्य प्रदेश की राजधानी है वो भोपाल बनती है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। हालांकि सांस्कृतिक राजधानी और शैक्षणिक राजधानी ये सब भिन्न है, लेकिन जो यहाँ राजनीतिक या प्रशासनिक राजधानी है उसी को हम लोग देखते हैं, तो वो भोपाल बनती है। फजल अली आयोग के बारे में आपने पीछे देखा ही था। 1956 में मध्य प्रदेश का पुनर्गठन भाषाई आधार पर होता है। इसके विभाजन या जो पुनर्गठन राज्यों के होते हैं, आधार क्या है ये आपको देखना होगा। तो भाषाई आधार पर पहले जो गठित होने वाला राज्य है वो कौन सा था, आंध्र प्रदेश था। और इसी वजह से भाषा के आधार पर बाद में तेलंगाना उससे अलग हो जाता है। खैर वो अलग चीज़ है। तो यहाँ पर जो पुनर्गठन है वो भाषाई आधार पर होता है। और सेंट्रल प्रोविंस से संविधान सभा के लिए चुनी गई जो एकमात्र महिला सदस्य थी वो श्रीमती अमृता कौर थी। इसको भी ध्यान दीजिएगा, मतलब ये एकमात्र थी सेंट्रल प्रोविंस से संविधान सभा के लिए चुनी जाने वाली। 53वें और 54वें जिले के तौर पे यहाँ इसका जो नंबर है उसे ध्यान दीजिएगा। तो 53वां और जो 54वां जिला है उसके तौर पे नागदा और बागली, ठीक है। अभी जो प्रस्ताव आया है उसकी बात की जा रही है। कुछ लोग कहते हैं ना 55 हो गए हैं, तो वो 55 कैसे हुए हैं ये देखा जा रहा है।
53वें और 54वें जिले के तौर पे नागदा और बागली को प्रस्तावित किया गया था। 2019 में मध्य प्रदेश में उज्जैन से नागदा, इसके अलावा खचरोद और महीदपुर, जबकि रतलाम से आलोट और इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं उनको लेने की बात कही गई थी। और 2 जिलों की इन 4 तहसीलों को यहाँ पर कुछ नाम अशुद्ध दिए हुए हैं, तो उन्हें आप यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल ये वाला जो है इसे ध्यान दीजिएगा। देखिए 2019 में मध्य प्रदेश में उज्जैन से नागदा, इसके अलावा खाचरोद, महीदपुर, ये जो क्षेत्र हैं और रतलाम से आलोट को लेने की बात कही गई थी। और 2 जिलों की ये जो 4 तहसीलें हैं, ये जो नाम आप देख रहे हैं ना, महीदपुर और खाचरोद वाला, तो ये सब तहसीलें हैं। अब इन तहसीलों को यहाँ पे क्या किया जाएगा, तो आइए इसे देख लेते हैं। इन्हें एकीकृत किया गया, तहसीलों को क्या किया गया, एक साथ कंबाइंड किया गया और एक नया जनपद नागदा का प्रस्ताव दिया गया। अभी कुछ हुआ नहीं है, ये सब कल्पना में चल रहा है, प्रस्ताव में चल रहा है। तो नागदा का प्रस्ताव मिला और जुलाई 2020 में, यहाँ आप देख लीजिए, जुलाई 2020 में यहाँ पे 54वें जिले के तौर पे बागली का प्रस्ताव आता है। मतलब जब कांग्रेस की गवर्नमेंट रहती है, यानी कमलनाथ जी यहाँ पे मुख्यमंत्री रहते हैं, तो 2 जिलों का प्रस्ताव आता है। और उसके बाद जब देखा जाए शिवराज सिंह जी आते हैं सत्ता में, तो वहाँ पे बागली का प्रस्ताव देखा जाता है। और देवास जिले से 5 तहसीलों को अलग करने की बात कही गई। मतलब बागली का अगर गठन होता है तो किस जिले से होगा, वो देवास से होगा। अब यहाँ देखिए, बागली, उदयनगर, सतवास और हाटली पल्या तथा कन्नौद, इन सबको अलग कर लिया जाएगा। ये क्या है, तहसीलें, जिले के अंदर तहसीलें हैं और इनको अलग करके बागली जिले का गठन किया जाएगा, ऐसा इसमें कहा गया है। लेकिन अभी तक कुछ है नहीं और कन्नौद क्षेत्र पर विवाद की छाया भी है, मतलब यहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है। तो ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं, परिवर्तन होगा तो इसमें जुड़ जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। वर्तमान में जो परिदृश्य है वो 52 ही। नेक्स्ट, यहाँ देखिए स्मरणीय तथ्य दिए हुए हैं। तो भारतीय रियासतों के एकीकरण के समय बुंदेलखंड वह पहली रियासत थी। ध्यान से देखिएगा, भारतीय रियासतों के एकीकरण के समय बुंदेलखंड वह पहली रियासत थी जिसने कि भारत संघ में विलय की घोषणा की। ये रजवाड़े आसानी से मानते नहीं थे, चाहे वो हिंदू धर्म के हों या इस्लामिक हों। इस्लामिक होते थे तो और ज़्यादा यहाँ जटिल परिस्थितियाँ हो जाती थी, क्योंकि जो इनकी जनता थी वो हिंदू बहुल थी और शासक जो होता था वो इस्लामिक होता था। तो ऐसी कंडीशन में उसके मन में असुरक्षा का भाव, मतलब एक अनचाहा डर पैदा हो जाता था कि उसकी सारी जो आज़ादी है उसे छीनकर उसे गुलाम बना लिया जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में वो समर्पण करने के लिए तैयार नहीं होती थी। या फिर कश्मीर जैसी कंडीशन होती थी कि राजा ही हिंदू होता था और जो प्रजा थी वो मुस्लिम ज़्यादा होती थे, मतलब मुस्लिम बहुलता होती थी। तो ऐसी स्थिति में भी एक राय नहीं बन पाती थी। तो धर्म का वहाँ बड़ा ही संवेदनशील मामला था और धर्म के आधार पर ही आप देखते हैं कि भारत का विभाजन भी हो चुका था। तो स्थितियाँ तनावपूर्ण थी और ये आसान काम नहीं था, लेकिन वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। फिलहाल देखिए, तो बुंदेलखंड वह पहली रियासत थी जिसने कि एकीकरण के लिए पहले मानने की बात कही, विलय की घोषणा की। और कुल 65 रियासतों को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया है। जो देशी रियासतें हैं उनकी बात हो रही है। सेंट्रल प्रोविंस की एकमात्र रियासत जो कि मध्य प्रदेश में शामिल है वो मकड़ाई, जैसे कि आप हरदा के नाम से जानते हैं, वो वाला क्षेत्र है, ये एकमात्र है। भाभरा का नाम 2010 में, यहाँ पर कुछ जो क्षेत्र हैं उनका नाम भी बदला गया है। तो नाम जब बदलते हैं तो नए नाम आपको पता होना चाहिए। भाभरा का नाम 2010 में चंद्रशेखर आजाद नगर घोषित किया गया था। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको स्मरण रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद नीचे एक और टेबल आप बनी हुई देख रहे हैं। तो इसमें जो नवगठित जिले हैं उनके बारे में दिया हुआ है, मतलब कौन सा जिला, उसका गठन कब हुआ और वो किससे अलग हुआ, ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर एक क्रम से दिया है कि नवगठित जिलों की पूरी सूची आप देख सकें। इसे आप क्रम से देखते चलिए। तो श्योपुर, ये जूम किया जा सकता है, इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब आराम से देखिए श्योपुर 1998 और मुरैना से ये अलग हुआ है। मतलब इसका जो गठन है वो कैसे हुआ है, मुरैना से कुछ क्षेत्र निकाल कर हुआ है। उमरिया, इसका गठन भी 1998 में होता है, शहडोल से ये अलग हुआ है। नीमच की अगर बात की जाए तो 1998, ये भी इसका जो समय है वो सेम है इन सबका। और मंदसौर से ये अलग हुआ है। हरदा 1998 और होशंगाबाद से ये अलग होकर गठित हुआ है। इसके बाद कटनी को देख लीजिए, ये भी 1998 है। जबलपुर से ये अलग हुआ है। डिंडौरी जो है ये 1998 का है, मंडला से अलग हुआ है। बड़वानी की अगर आप बात कीजिएगा तो ये खरगोन से अलग हुआ है। और बुरहानपुर, अब देखिए यहाँ तक तो 1998 यानी 1998 की ही बात चल रही थी, लेकिन अभी सन 2003 का बुरहानपुर देख लीजिए। तो ये जो जिला है ये खंडवा, जो पूर्वी निवाड़ी है, वहाँ से अलग हुआ है। इसका विभाजन वहाँ से हुआ है। अशोकनगर, ये 9वें नंबर पर आप देख रहे हैं, तो सन 2003 ये गुना से अलग हुआ है। ये अलग होकर किस क्षेत्र से निकल कर आया है, गुना से निकल कर आया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप अलीराजपुर को देख रहे हैं, 2008 ये समय है इसका। झाबुआ से अलग हुआ है। सिंगरौली का 2008 वाला टाइम है, आपने पीछे देख ही रखा है। और ये सीधी से अलग हुआ है। इसका जो अलग होने का पृथक्करण है वो कहाँ से हुआ है, सीधी से हुआ है। अगर मालवा को देखिएगा तो ये 2013 का है, शाजापुर से इसको अलग किया गया है। शाजापुर को आपने पीछे ही देख लिया है। उसके बाद निवाड़ी 2018 और ये टीकमगढ़ से अलग हुआ है। यहाँ देखिए थोड़ा सा क्रम जो है वो डिस्टर्ब हो गया है। 2003 वाला ये अनूपपुर, ये पीछे रहना चाहिए था। सिस्टमेटिक जो सीरियल है वो यहाँ बिगड़ गया है, कोई बात नहीं। तो 2018 में जो नवीनतम यहाँ पे बना है वो निवाड़ी है और टीकमगढ़ से ये अलग हुआ है। अनूपपुर की जो स्थिति है वो 2003 वाली है और ये शहडोल से अलग हुआ था। तो इसे आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये टेबल महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसे प्रश्न कई बार पूछे गए।
इसके बाद आगे चलते हैं और यहाँ पर एक और टेबल बनी हुई है। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़े और सबसे छोटे जिलों को आप देखेंगे। जो सबसे बड़े हैं उसमें टॉप 3 आप देखेंगे और उसके बाद जो सबसे छोटे हैं उसमें बॉटम 3 आप देखेंगे। मतलब ये कि जो सबसे फिसड्डी, यहाँ पर क्षेत्रफल के मामले में बात हो रही है। और उसके बाद जनसंख्या के आधार पर भी हम यही काम करेंगे। तो यहाँ पर लाख में जनसंख्या दी हुई है। फिलहाल क्षेत्रफल को पहले देखते हैं। तो सबसे बड़े जो है वो यहाँ पर 3 हैं, छिंदवाड़ा है, सागर है और शिवपुरी है। यहाँ पर जिलों की बात हो रही है। तो छिंदवाड़ा का जो टोटल एरिया है वो 11,815 स्क्वायर किलोमीटर है टोटल, यानी 11,815। और सागर जिला जो है ये इससे थोड़ा सा छोटा है, तो इसकी जो पोजीशन है वो सेकंड है और इसका जो टोटल क्षेत्रफल है वो 10,252 स्क्वायर किलोमीटर है। शिवपुरी को अगर आप देखें तो इसका जो टोटल क्षेत्रफल है वो 10,066 स्क्वायर किलोमीटर है। बहुत ज़्यादा दोनों के क्षेत्रफल में फर्क है नहीं, लेकिन छोटा तो है। तो छिंदवाड़ा सबसे बड़ा है, उसके बाद सागर है, उसके बाद शिवपुरी है। अब इसके बाद जो सबसे छोटे हैं उनको देख लेते हैं। ये तो बड़े वालों को हमने देखा। छोटे में अगर देखा जाए तो निवाड़ी ये सबसे कम क्षेत्रफल रखता है, ये सबसे छोटा है और इसका जो क्षेत्रफल है वो 1318 स्क्वायर किलोमीटर है। दतिया का अगर आप देखें तो 2,691 स्क्वायर किलोमीटर है और भोपाल का जो क्षेत्रफल है वो 2,772 स्क्वायर किलोमीटर है। ये 3 सबसे छोटे जिले, यानी इसमें सबसे कम जो क्षेत्रफल वाला इलाका है या जिला है वो निवाड़ी। यहाँ तक हमने एरिया वाइज देखा है। अब इसके बाद पॉपुलेशन वाइज देख लेते हैं, यानी जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़े और सबसे छोटे जिले। और याद रखिएगा यहाँ जो पॉपुलेशन दी है वो लाख में दी हुई है। तो सबसे बड़े यानी टॉप 3 कौन कौन से हैं? तो इंदौर जो है ये जनसंख्या के मामले में सबसे ऊंचा है या सबसे बड़ा है। यहाँ पर 32.76 लाख इस प्रकार की पॉपुलेशन का आप देख रहे हैं। उसके बाद जबलपुर को अगर आप देखें तो 24.62 है। सागर को आप देख लीजिए तो 23.78 है, यानी सबसे टॉप पर कौन है? इंदौर है, उसके बाद जबलपुर है, फिर सागर है। अब इसके बाद सबसे छोटे जो जनसंख्या के आधार पर जिले हैं उसमें निवाड़ी सबसे ऊपर है। क्षेत्रफल के आधार पर भी छोटा था और जनसंख्या के आधार पर भी है। तो 4.01 ये इसका है आबादी। और उसके बाद अगर मालवा जो क्षेत्र है उसका सेकंड पोजीशन है, सबसे छोटा निवाड़ी है। उसके बाद जो सेकंड पोजीशन है वो किसकी है? आगर की है और ये 4.80 वाला है। जबकि हरदा की अगर बात की जाए तो ये 5.70 है। इस प्रकार से आपने बॉटम 3 और टॉप 3 को देखा। ये क्षेत्रफल के हिसाब से और जनसंख्या के आधार पर था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर इसे छोटा करना होगा। अब देखिए मध्य प्रदेश में संभागों की बात की जा रही। जिलों को हमने देख लिया कि कौन सा कहाँ से अलग हुआ और कितने जिले। अभी बात करते हैं संभाग की और उसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, इसको भी देखना शेष है। तो इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए मध्य प्रदेश में संभाग टोटल कितने हैं वर्तमान में? 10 हैं। अब इसमें जो संख्या है वो एकदम एक्यूरेट है। संभाग एक प्रशासनिक इकाई होती है। यहाँ अगर आप संभाग को देखें तो ये असल में है क्या चीज़? ये एक प्रशासनिक अमला होता है या आप इसे इकाई कह सकते हैं। और यहाँ पर आयुक्त जो होता है वो सबसे मुख्य अधिकारी होता है। यहाँ का जो हेड होता है वो आयुक्त होता है। जैसे जिले का जो मुख्य होता है वो जिलाधिकारी होता है, वो हेड होता है और सारी चीज़ें उसी पर केंद्रित होती है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे जो संभाग है उसका जो हेड होता है वो एक आयुक्त होता है और आयुक्त भी एक IAS ऑफिसर ही होता है। इसके बाद देखिए 2008 इसमें 2 संभागों की घोषणा शहडोल और छिंदवाड़ा के रूप में होती है। कौन सा संभाग कब बनता है या घोषित होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो 2008 में 2 संभागों की घोषणा होती है और वो कौन कौन से हैं? शहडोल और छिंदवाड़ा हैं। लेकिन शहडोल का गठन तो 14 जून 2008 को हो गया, लेकिन छिंदवाड़ा अभी भी अधर में लटका हुआ है। छिंदवाड़ा अभी संभाग बना नहीं है। ये 11वां संभाग हो सकता है लेकिन अभी तक गठित नहीं हुआ है। इसके बाद आगे चलते हैं। तो क्षेत्रफल के आधार पर जबलपुर जो है वो सबसे बड़ा है। संभागों में भी क्षेत्रफल का आप डाटा देख सकते हैं। तो जबलपुर का जो ढांचा है वो सबसे बड़ा है, यहाँ आप देख लीजिए। और शहडोल जो है वो सबसे छोटा है। जनसंख्या के आधार पर अगर आप देखिए, ये तो आपने क्षेत्रफल के आधार पर देखा, तो जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा इंदौर है। जिले के आधार पे भी आपने पीछे देख ही लिया है। और सबसे छोटा जो जनसंख्या के आधार पे संभाग है वो शहडोल। दोनों में शहडोल पीछे है, लेकिन यहाँ पर जो टॉप पोजीशन है उसमें अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो जबलपुर संभाग सबसे बड़ा है और जनसंख्या के लिहाज से देखा जाए तो इंदौर संभाग सबसे बड़ा है। अब इन संभागों को अलग अलग देख लेते हैं। कुल मिलाकर ये 10 हैं, तो इन 10 को देख लेते हैं। इनके अंतर्गत कितने जिले आते हैं और कौन कौन से हैं, क्योंकि यहाँ से जानकारियाँ महत्वपूर्ण दिखाई देती हैं। तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। जबलपुर संभाग चूंकि ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है और इसमें 8 जिले हैं। टोटल कितने जिले हैं? 8 हैं। कौन कौन से हैं? तो यहाँ आप नाम एक क्रम से देखते चलिएगा। जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, इसके अलावा सिवनी, डिंडौरी, मंडला और बालाघाट। और इस संभाग का मुख्यालय जबलपुर में है। जबलपुर संभाग है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी जबलपुर ही है। अब इसमें कुछ चीज़ें और कही गई हैं। तो डिंडौरी जो है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, डिंडौरी जो है ये 2012 में इस संभाग में शामिल हुआ है। डिंडौरी को 2012 में इस संभाग में शामिल किया गया है। इसके बाद जो अगला आप देख रहे हैं वो है इंदौर संभाग।
ठीक है। तो इंदौर संभाग जो है ये जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा कौन था? जबलपुर था। और जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा इंदौर है और इसका मुख्यालय है इंदौर। हेडक्वार्टर जो है वो इंदौर ही है। 8 जिले इसके अंतर्गत हैं, इंदौर, धार, झाबुआ। इसके अलावा अलीराजपुर, पश्चिमी निमाड़ यानी खरगोन की बात हो रही है, पूर्वी निमाड़ यानी खंडवा, बुरहानपुर और बड़वानी। इस प्रकार से जो जिले हैं वो इंदौर संभाग के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद भोपाल संभाग को आप देखिएगा तो इसमें जो टोटल जिले हैं वो 5 हैं। अभी तक इसमें जो शामिल जिलों की संख्या है वो 5 है। और कौन कौन से जिले हैं? तो भोपाल तो है ही है, उसके अलावा सीहोर, रायसेन, राजगढ़ और विदिशा, ये 5 जिले हैं जो कि भोपाल संभाग का हिस्सा है। इसके बाद ग्वालियर संभाग को देखते हैं। तो ये जो ग्वालियर संभाग है इसका मुख्यालय ग्वालियर में है और इसमें 5 जिले हैं। जैसे आपने देखा ना भोपाल में 5 थे, तो वैसे ही ग्वालियर संभाग में भी टोटल जिलों की संख्या कितनी है? 5 है। कौन कौन से जिले हैं? तो इसे जरा सा मिटा लेते हैं, काफी रंगीन हो गया है। अब देखिए, तो ग्वालियर संभाग में जो जिले हैं उसमें ग्वालियर तो रहेगा ही, उसके अलावा शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और दतिया, कुल मिलाकर 5 होते हैं। तो ये आपके इस संभाग के हिस्से हैं। इसके बाद 5वें संभाग की ओर चलते हैं जो कि है रीवा संभाग। और रीवा इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर जो है वो रीवा ही है। आमतौर पर जो संभाग होते हैं उनका हेडक्वार्टर उन्हीं के नाम से होता है। अब देखिए इसके अंतर्गत 4 जिले आते हैं। रीवा संभाग में टोटल जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वर्तमान में वो कितने हैं? 4 हैं। संख्या इनकी आपने देखी, लेकिन नाम देख लीजिए। तो रीवा तो रहेगा, उसके अलावा सतना, सीधी और सिंगरौली, ये जो 4 जिले हैं ये रीवा संभाग के अंतर्गत मौजूद है। उज्जैन संभाग को देखते हैं तो ये थोड़ा सा बड़ा है, इसमें 7 जिले आते हैं। टोटल जो जिलों की संख्या है वो कितनी है? 7 है। कौन कौन से जिले हैं? और एक चीज़ और कि उज्जैन ही इसका हेडक्वार्टर है। यहाँ जो जिले इसके अंतर्गत मौजूद हैं वो देवास है, उज्जैन, शाजापुर, आगर, रतलाम, मंदसौर और नीमच, ये जो जिले हैं, ये जो डिस्ट्रिक्ट आप देख रहे हैं ये उज्जैन संभाग का हिस्सा है। इसके बाद 7वें नंबर के संभाग की ओर चलते हैं जो कि है सागर संभाग। यहाँ पर 10 को आप एक क्रम से देख पा रहे हैं। तो जो सागर संभाग है इसका मुख्यालय सागर ही है। 6 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। टोटल जिलों की संख्या कितनी है? 6 है। अब इसमें जिलों के नाम आप देख लीजिए, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, ये जो जिले हैं ये सागर संभाग के अंतर्गत मौजूद है। इसके बाद चंबल संभाग, चंबल घाटी से आपको गब्बर सिंह याद आ रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं। चंबल संभाग को देखिए, इसका मुख्यालय मुरैना है। चंबल इसका मुख्यालय नहीं है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुरैना है। और इसमें 3 ही जिले हैं, भिंड, मुरैना और श्योपुर, ये 3 जिले इसके अंतर्गत हैं। काफ़ी छोटा दायरा है। इसके बाद नर्मदापुरम संभाग, नर्मदापुरम संभाग, इसको ध्यान से देखिए। तो नर्मदापुरम संभाग का जो मुख्यालय है यानी हेडक्वार्टर आप कह सकते हैं वो होशंगाबाद में है और इसका नाम बदला गया है। नर्मदापुरम इसका बाद में नाम रखा गया है, पहले इसका नाम होशंगाबाद संभाग ही था और इसीलिए इसका जो मुख्यालय है वो होशंगाबाद है, क्योंकि असल में इसका नाम बाद में चेंज किया गया है नर्मदा नदी के नाम से। नर्मदा जो है ये मध्य प्रदेश की एक पवित्र नदी है, आप जानते ही हैं। तो सन 2008 की अगर बात करें अगस्त की, तो इसे नया नाम दिया गया और मुख्यमंत्री ने इसका नाम बदलकर नर्मदापुरम करने की घोषणा की 15 फरवरी सन 2006 को। मतलब प्रस्ताव जो है वो आता है और उसके बाद साथ ही इसमें बैतूल जिले को शामिल किया गया। मुख्य बात यह है कि इसका नाम चेंज किया गया है, उसको आप ध्यान दीजिएगा। और साथ ही साथ इसमें बैतूल जिले को शामिल किया जाता है, वो आप ध्यान से देख लीजिए। अतः अब जो संभाग में जिलों की संख्या है, यहाँ पे किले कहाँ से आ गए, वो 3 है। टोटल इसमें जिले कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से हैं? तो होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। बैतूल को सबसे बाद में इसमें जोड़ा गया है। यहाँ तक देखने के बाद सबसे अंतिम वाले यानी 10वें संभाग की ओर चलते हैं। तो जो 10वां संभाग है इसका मुख्यालय शहडोल में है। शहडोल संभाग है, शहडोल मुख्यालय है। 14 जून सन 2008 को इस संभाग का गठन होता है और इस संभाग में 3 जिले हैं, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर, ये 3 जिले इसके अंतर्गत मौजूद हैं। 11वें संभाग के रूप में यदि छिंदवाड़ा का गठन होता है तो उसमें भी 3 जिले होंगे। कौन कौन से जिले होंगे? छिंदवाड़ा होगा, सिवनी होगा और बालाघाट होगा। लेकिन ये भविष्य की बात है, भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता है। फिलहाल जानकारी रखिए, पीछे की चीजों को जानिए। यहाँ तक देखने के बाद अभी हमने राज्य के पुनर्गठन और राज्य की संरचना किस प्रकार से आज़ादी के समय से लेकर या आज़ादी के पहले के समय से लेकर अब तक बदलती रही है, उसमें क्या प्रशासनिक हेर फेर होता रहा है, वो हमने देखा। लेकिन अब हम थोड़ा और पीछे चलते हैं और मध्य प्रदेश राज्य के इतिहास को देखते हैं, क्योंकि इतिहास जानना आवश्यक होता है। इस इतिहास की जानकारी के माध्यम से आप किसी भी क्षेत्र या किसी भी व्यक्ति के बारे में और बेहतर समझ पाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि भारतवर्ष का इतिहास है वैसे ही मध्य प्रदेश राज्य के इतिहास को भी यहाँ कुछ भागों में विभाजित किया गया है। तो 4 भाग टोटल बनाए गए हैं ताकि आप अध्ययन इसको आसानी से कर सके या आसानी से इसे समझ सके। तो इसमें आप देख लीजिए, यहाँ से शुरुआत होती है। 4 भाग कौन कौन से हैं? प्रागैतिहासिक है, प्राचीन काल है या पुरातन काल आप कह सकते हैं, मध्यकाल है और आधुनिक काल है। ये इसका विभाजन है। वैसे तो हम लोग एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री ही पढ़ते हैं, लेकिन एक समय जो है इसमें प्रागैतिहासिक काल का भी। प्रागैतिहासिक काल होता क्या है? जब यहाँ पर नाम आया है तो प्रश्न उठेगा और ये प्रश्न महत्वपूर्ण है कि असल में ये है क्या चीज़। देखिए, यह वह काल होता है या वह समय होता है जब मनुष्य पत्थरों के औजार, उपकरण आदि बनाता था। पत्थर ही उसका जीवन होते थे, उन्हीं से वो सब कुछ बनाता था।
वह खानाबदोश था, यानी एक स्थान पर न तो टिकता था और न ही उसकी कोई निश्चित आजीविका होती थी। खानाबदोशों की जिंदगी गुजारता था और ये समय पाषाण काल के नाम से जाना जाता था, लेकिन ताम्र पाषाण काल को भी प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत ही गिना जाता है। मतलब आप समझ लीजिए, पाषाण काल और जो ताम्र पाषाण काल है, ये दोनों प्रागैतिहासिक के ही हिस्से माने जाते हैं इतिहासकारों के द्वारा। और पाषाण काल में जो समय था उसमें सिर्फ पत्थरों का इस्तेमाल होता था, और जैसा कि आप यहाँ नाम के तौर पे देख पा रहे हैं, ताम्र पाषाण काल में मनुष्य को तांबे का भी ज्ञान हो गया था। पहले तो वो पत्थरों से ही सारे काम करता था, मतलब गुफाओं के अंदर रहता था, पत्थर के ही औजार तैयार करता था। हालांकि उसमें भी सुधार होता है, जो शुरुआती औजार थे वो एकदम भद्दे और बेडौल थे, बाद वाले जो औजार थे वो तीक्ष्ण होते जाते हैं और ज़्यादा मारक होते हैं। धीरे धीरे पत्थर को ही घिसने से चिंगारी वगैरह पैदा होती है तो आग का आविष्कार हो जाता है, लेकिन पत्थर में ही जी रहा था। बाद में तांबे की खोज होती है, तो ताम्र पाषाण काल वही समय है जिसमें तांबे का पत्थर के साथ साथ इस्तेमाल किया गया। ऐसा नहीं है कि तांबे की खोज हो गई तो पत्थर को भूल गए, अब दोनों का मिलाकर इस्तेमाल करते थे। इसलिए इन सभी को, मतलब दोनों जो था यहाँ पे पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल, दोनों को मिलाकर प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। और इसको भी 2 कालखंडों में विभाजित किया जाता है। चूंकि इसमें हमने 2 चीज़ों को मिलाया है तो दोनों समय को अलग अलग देखना आवश्यक है। तो एक तो पाषाण काल है और दूसरा ताम्र पाषाण काल है। अब इनकी शाखाएं फूटने लगी हैं, तो आइए इनके बारे में देख लेते हैं। देखिए, पाषाण काल का जो समय यहाँ पर आप देख रहे हैं वो ये है, और ये 40 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक का जो समय है, इसे आपने देखा। मध्य प्रदेश में पाषाण युगीन मानव का जो आवास है या गतिविधियां हैं वो मौजूद थी। और पूर्व पाषाण काल जो था, इसमें बिना बेट के औजार बनते थे। बेट नहीं होता था, मतलब जो हत्था होता है ना पकड़ने के लिए, वो नहीं होता था। हस्तकुठार मुख्य माना जाता था। हाथ में जो पकड़ी जाने वाली कुल्हाड़ी होती थी उसको यहाँ पर मुख्य माना जाता था। मध्य पाषाण काल की अगर आप बात कीजिएगा तो यहाँ तक आते आते औजार जो है वो छोटे और तीखे होते जाते हैं। मध्य पाषाण काल तक औजारों की जो प्रवृत्ति है उसमें परिवर्तन आता है, मनुष्य और ज़्यादा कुशल बनता जाता है और धीरे धीरे करके औजारों की स्थिति और साथ ही साथ जीवन शैली में भी सुधार आता है। इसके बाद चंबल, बेतवा और नर्मदा नदी की घाटियों को अगर आप देखें, यहाँ पर देख लीजिए, चंबल, बेतवा, नर्मदा आदि घाटियों में ऐसे औजार बहुतायत मिले। क्योंकि यहाँ मनुष्य का निवास था तो मनुष्य इनका उपयोग करता था, और समय के साथ ये औजार मिट्टी या जो ऊपर की परतें थी उनमें दफन हो गए, बाद में ये प्राप्त होते हैं। तो इनकी प्राप्ति से हम अंदाजा लगा सकते हैं। अब इसके बाद जो नवपाषाण काल है उसकी स्थिति को अगर देखा जाए तो नवपाषाण काल की जो कंडीशन है उसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर स्थितियां दिखाई देती हैं। नवपाषाण युग जो है ये मध्य प्रदेश में 7000 ईसा पूर्व के आसपास शुरू होता है। सेल्ट, कुठार, इसके अलावा बसुला, रचक, घन, इस प्रकार के औजार दिखाई देते हैं। नाम थोड़ा विचित्र है, जैसे घन होता था तो घन एक ठोस आधार होता था या ठोस पत्थर जैसा होता था। ये पाषाण का भी बना हो सकता था या धातु का भी बना हो सकता था, हालांकि तांबे का इस्तेमाल हो रहा है। तो इसमें एक ऐसे लता की जो बेल होती थी वो बंधी होती थी और इसे घुमाकर मारते थे। इससे घुमाकर प्रहार किया जाता था तो ये दूर तक जाकर चोट करता था। और ऐसे ही और भी औजार आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भिन्न भिन्न कार्यों में इस्तेमाल होते थे। और नवपाषाण काल का जो समय था इसमें मनुष्य काफ़ी हद तक सभ्य हो जाता है और वो कृषि, पशुपालन, इसके अलावा घर बनाने जैसे जो काम है वो करने लगता है। आग का भी वो समुचित इस्तेमाल करने लगता है। जानता तो पहले से ही है, लेकिन यहाँ पर आकर वो समुचित इस्तेमाल करना उसका सीख जाता है। चूंकि वो गृह निर्माण करने लगा है, पशुपालन करने लगा है, तो आग जलाकर वो उससे भोजन पकाना और इस प्रकार की जो अपनी सुरक्षा का काम है वो कर सकता था। इसके बाद आप यहाँ पर कुछ क्षेत्रों के नाम देख रहे हैं। तो क्षेत्रों के नाम में अगर आप देखिए तो एरण, गढ़ी, मोरेला, कुंडम, जतकारा, बहुलाई, बुगीसा, मुनई, अर्तुजी, जबलपुर, दमोह, नांदगांव, एटा, होशंगाबाद, इसके अलावा निमाड़, नेमावर, मुजावड़ी, माहेश्वर, देहगांव, बोरखेड़ा, हंडिया, छनेरा, यह सभी साक्ष्य प्राप्ति के स्थल हैं। इतने सारे जो स्थल आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ से इस समय के तत्कालीन जो नवपाषाण युग था और मनुष्य की गतिविधियां थी उसके साक्ष्य यानी सबूत प्राप्त होते हैं। अब इसके बाद जो मध्य प्रदेश के मुख्य प्रागैतिहासिक स्थल हैं उनके बारे में देख लेते हैं। इतिहास से जुड़ा हुआ प्रश्न बनेगा और जब बनेगा तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए, यहाँ पर जो प्रमुख प्रागैतिहासिक स्थल है उसमें आप आदमगढ़ को देख रहे हैं। यहाँ देखिए, आदमगढ़ होशंगाबाद जिले में स्थित एक मध्य पाषाणकालीन स्थल है और नर्मदा का जो तटवर्ती क्षेत्र है वहाँ पे गुफा शैल चित्र के तौर पर प्राप्त होता है। और पनार पानी, ये आदमगढ़ के बारे में आपने देखा, इसकी लोकेशन देख लीजिएगा, नर्मदा नदी का ये तटवर्ती क्षेत्र है, मध्य पाषाणकालीन स्थल है, ये भी ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर गुफा पर जो गुफा की दीवारें होती हैं उस पर भित्ति चित्र बने हुए दिखाई दिए। पनार पानी, यहाँ पर मामा भांजा शैलाश्रय, और इसमें करीब 29 जो चित्र हैं वो साक्ष्य के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। चित्र से हमें क्या पता लगता है? चित्र से हमें ये पता लगता है कि जो मनुष्य की गतिविधियां हैं वो उस समय किस प्रकार की थी, क्योंकि कोई भी इंसान जब चित्र बनाता है तो उसकी मानसिकता उसमें झलकती है। और उस समय का मनुष्य शिकारी था या किसान था या एक चरवाहा था, किस प्रकार की उसकी स्थिति थी, ये सब चीज़ें हमें पता लगती। भीमबेटका की ओर चलते हैं, जो कि इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रायसेन जिले में ये पड़ता है। प्रागैतिहासिक मानव की कलात्मक अभिव्यक्ति के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। और भोपाल से ये लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित विंध्य पर्वतमाला में एक गुफा आवास है, एक रॉक शेल्टर है।
और यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पत्थर के टीले और चट्टानों के बीच में करीब 500 के आसपास गुफाएं हैं। मतलब कितना बड़ा ये पूरा इलाका है या क्षेत्र है और इसके अंदर कितनी ज़्यादा गुफाओं की तादाद है, कितने ज़्यादा हमें प्रमाण प्राप्त होते हैं, ये आप देख रहे हैं। भारत में जितने भी शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं उसमें मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले जो शैलाश्रय हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, ये ज़्यादा मात्रा में प्राप्त हुए हैं। होशंगाबाद, सागर, रीवर, मंदसौर, जबलपुर, रायगढ़, सीहोर, इसके अलावा यहाँ पे रीवा होगा, ठीक है। इसके बाद पन्ना, रायसेन, ग्वालियर, पूर्वी निमाड़, ये सब जगहों के नाम आप देख रहे हैं और भी हैं, इन्हें थोड़ा सा ऊपर करके देख लेते हैं। और देखिए पूर्वी निमाड़, शिवपुरी, छिंदवाड़ा, छतरपुर, दमोह, पन्ना, नरसिंहपुर, मंदसौर वाले जिलों से गुफा आवास प्राप्त हुए। कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं उन क्षेत्रों को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद गुफा चित्रों में लाल, सफेद, काले, नीले, पीले रंगों का इस्तेमाल किया गया है। कहाँ पर कौन से रंग इस्तेमाल हुए हैं ये भी पूछा जाता है। तो जो गुफा चित्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं यानी मध्य प्रदेश के क्षेत्र से, वहाँ पे लाल, सफेद, काले, नीले, पीले रंग जो है उनका इस्तेमाल किया गया है। और गुफा चित्रों में पशु पक्षियों के शिकार, जानवरों की लड़ाई, मानवों का पारस्परिक युद्ध, पशुओं की सवारी, इसके अलावा गीत, नृत्य, पूजा, मधु संचय, घर परिवार के दृश्य, ये सब नजर आते हैं। और विदेशी इतिहासकार इनको मात्र 4000 ईसा पूर्व का मानते हैं, लेकिन एच.डी. सांकलिया ने इन्हें 1.5 लाख साल पुराना माना है। इनका जो समय है वो 1.5 लाख साल पुराना है, इसे आपने देखा। इसके बाद ताम्रपाषाण काल की ओर चलते हैं तो सन 2000 ईसा पूर्व से लेकर 900 ईसा पूर्व की जो बात है उसमें अगर देखा जाए तो इस समय मनुष्य जो है ये उपयोग में पत्थर के साथ साथ तांबे का भी साक्ष्य प्रस्तुत करता है, या उस समय ऐसा करता था, मतलब उपयोग करता था, तो वो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। तांबे के बारे में जान गया था लेकिन पत्थर का मोह नहीं छोड़ पा रहा था, और इतनी ज़्यादा तादाद में तांबा तो मिलेगा नहीं जितनी मात्रा में पत्थर मिल जाता है, तो इसलिए दोनों को मिक्स करके इस्तेमाल करते हैं। और मालवा से वृषभ मूर्तियाँ काफ़ी बड़ी संख्या में प्राप्त हुई, यानी जो बैल की मूर्तियाँ हैं वो प्राप्त हुई। मध्य प्रदेश में मालवा और निकट जो ताम्रपाषाणकालीन स्थल थे उसमें अगर आप देखिए तो यहाँ कुछ चीज़ें नीचे दी हैं। कुछ क्षेत्र हैं जो कि विद्यमान थे, इसमें आप कायथा को देख सकते हैं, एरण को देख सकते हैं, इसके अलावा नवादा टोली है, तो इन्हें क्रम से देखते हैं। देखिए यहाँ पर उज्जैन का जो जिला है, मतलब उज्जैन जिले की बात की जाए तो वहाँ छोटी सिंध नदी है और उसके तट पर, ये सिंधु नदी नहीं है, इसे छोटी सिंध कहा जाता है। यहाँ एक खुदाई की गई, एक्सकेवेशन किया गया और उसका परिणाम निकल कर आया कायथा के रूप में। ये पहली ताम्रपाषाणकालीन बस्ती थी और इसका अस्तित्व अगर देखा जाए तो 2015 ईसा पूर्व से लेकर, ये बात हो रही है ईसा मसीह के जन्म से पहले वाले पंचांग की, और 1380 ईसा पूर्व तक इसका पूरा दौर रहता है। यहाँ से कंकड़, छेनी, कुल्हाड़ी, पैने, बर्छे इत्यादि जो ताम्र निर्मित औजार हैं वो दिखाई देते हैं। तांबा और मिट्टी की जो पशु आकृतियाँ हैं वो भी प्राप्त होती हैं, मतलब पशु मूर्तियों का निर्माण किया जाता है, और ये जो मूर्तियाँ हैं ये तांबे और मिट्टी दोनों की बनी होती हैं। लाल मृद भांडों पर काले रंग के चित्र विद्यमान होते हैं। कायथा जो है ये वराह मिहिर का जन्म स्थान है, इसको भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक हमने ये ताम्रपाषाणकालीन क्षेत्र देखा। उसके बाद अगले वाले को देख लीजिए, अगला वाला है एरण। तो एरण जो है ये सागर जिले में स्थित है। इसकी लोकेशन कहाँ पे है? ये सागर जिले में है और इसे एरी किरण कहा जाता था। पहले इस क्षेत्र का नाम क्या था? एरी किरण था, और वर्तमान में ये एरण के नाम से जाना जाता है। और इसका जो समय है वो सन 2000 मतलब यहाँ पे ईसा पूर्व की बात हो रही है, तो 2000 ईसा पूर्व से लेकर 700 ईसा पूर्व के बीच का है। यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ियाँ, सोने के गोल टुकड़े, मिट्टी की पशु प्रतिमाएं, लाल काले मृदभांड, चित्रित मृदभांड, ताम्र बस्ती आदि के जो साक्ष्य हैं वो दिखाई देते हैं। नवादा टोली में चले आइए तो माहेश्वर में नर्मदा नदी का जो तट है वहां पर स्थित यह स्थान 1660 ईसा पूर्व के मध्यकाल का जो समय था उसमें माना जाता है, मतलब उस समय का माना जाता है। यहाँ से झोपड़ी नुमा मिट्टी के घर मिले हैं, मतलब उसका साक्ष्य मिला है। घर के आप तक बचे होंगे, लेकिन जो ध्वस्त अवशेष हैं उससे हमें ये प्रमाण प्राप्त हुआ है। और ये चौकोर, गोल तथा आयताकार होते थे। जो घर होते थे वो चौकोर भी हो सकते थे, गोल भी हो सकते थे, और आयत के आकार के भी हो सकते थे। ये इनका ढांचा होता था। और कुछ विदेशी लोगों ने अल्पकालिक निवास स्थान के तौर पे भी यहाँ पे निवास किया था या रहने का काम किया था, तो उसका भी साक्ष्य मिलता है। नगर निर्माण यहाँ पर काफ़ी व्यवस्थित है। नवादा टोली जो है यहाँ पर नगर निर्माण व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा सुदृढ़ दिखाई देती है और उसे हम देख रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अवरा का नाम आप देख पा रहे हैं, तो अवरा जो है ये एक गाँव है और तत्काल में ये मंदसौर का हिस्सा है। यहाँ से ताम्रपाषाण काल से लेकर गुप्त काल तक की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं और सामग्रियां हैं वो प्राप्त होती हैं। और इस काल के निवासी जो है वो लाल काले चित्रित मृदभांड और सफ़ेद रंग से जो उत्कीर्णित भांड हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ की सभ्यता महेश्वर, नवादा टोली और नागदा की ही समकालीन है, मतलब समय वही है, सब एक दूसरे के कंटेम्प्रोरी हैं। इसे आपने देखा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगले हिस्से को देख लेते हैं। तो यहाँ पर दो स्थान और आप देख सकते हैं। एक तो डांगवाला है, यहाँ आप देख लीजिए, डांगवाला है। विगत शताब्दी में यहाँ पे उत्खनन का काम हुआ था और ताम्रयुगीन सभ्यता सामने आई है। और उज्जैन से लेकर 32 किलोमीटर का जो फासला है, उज्जैन जिला जो है वहाँ से 32 किलोमीटर के फासले पर डांगवाला की लोकेशन पाई जाती है। तो इसे लोकेट अगर आप करना चाहें तो उज्जैन से ये अगर इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो 32 किलोमीटर की दूरी पर पाई जाती है। इसके बाद आप नागदा को देखिए।
तो उज्जैन में चंबल के तट पर स्थित यह ताम्रयुगीन बस्ती है और इससे मृदभांड और जो लघु पाषाण काल के अस्त्र हैं वो प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार की चीजें यहाँ से मिली हैं। तो इन क्षेत्रों को आपने देखा। अब इसके बाद चलते हैं प्राचीन इतिहास की ओर। अभी तक हम लोग प्रागैतिहासिक वाले समय को देख रहे थे, कहाँ से कौन सा साक्ष्य प्राप्त होता है या कौन सा क्षेत्र यहाँ पर मध्य प्रदेश वाले इलाके में पाया जाता है, वहाँ से कौन कौन सी चीजें प्राप्त हुई हैं, किस तरह के औजार मिले हैं, समय क्या है, ये सब आपने देखा। लेकिन अब जो हम देखने वाले हैं वो है प्राचीन इतिहास। यहाँ आप देख लीजिए, यह काल जो है ये वैदिक युग यानी 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व के लगभग में आरंभ होता है और मृदभांड धूसर और चित्रों से युक्त होते थे। ये जो समय था, इस समय मिट्टी के जो बर्तन पाए जाते थे वो ग्रे कलर के होते थे और इस पर चित्र बने होते थे। इन्हें उत्तर में लौह युग के प्रारंभ का संकेत भी माना जाता है, किंतु इनका मध्य प्रदेश में अभाव था। यहाँ पर हम बात चूंकि मध्य प्रदेश की कर रहे हैं तो यहाँ ये नहीं पाए जाते थे। इसलिए ऐसा माना जाता है कि मध्य प्रदेश में इतिहास का दौर ताम्र पाषाण काल के बाद लौह युग के साक्ष्य के मिलने से शुरू होता है, मतलब वहां से स्टार्ट होता है। लगभग इसी समय यहाँ पर दक्षिण की उस महापाषाण संस्कृति का प्रभाव भी दिखाई देता है, जिसमें कि बड़े पत्थरों की कब्रें बनाई जाती थी और इसमें लोहे की सामग्री भी पाई जाती है। तो ये कुछ पीछे की जानकारियां आपको दी जा रही है, मतलब ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ पर किस समय के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यानी जीवन की शुरुआत या बस्ती मनुष्य की जो रहने की शुरुआत है वो कब से होती है। अब देखिए, महापाषाण युग की अगर बात की जाए तो 1700 से लेकर 1000 ईसा पूर्व ये इसका पूरा रेंज है। दक्षिण भारत में कुछ स्थानों में विशाल पाषाण सामग्री मिली है और इस समय की जो विशाल पाषाण समाधियां हैं उनको महापाषाण स्मारक या मेगालिथ कहा जाता है। ठीक है। मध्य प्रदेश में रीवा और सिवनी जिले में इस प्रकार के जो स्मारक हैं वो उत्खनन से प्राप्त हुए हैं, यानी खुदाई से मिले। खुदाई क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि ऊपर से बहुत सारी जो नई लेयर्स हैं, मिट्टी की परतें हैं, वो जमा हो जाती हैं समय के साथ साथ, ऐसा होता रहता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले हिस्से को देख लेते हैं। तो यहाँ लौह युगीन जो संस्कृति है उसके बारे में कहा जा रहा है। लौह युगीन संस्कृति का जो समय है वो 1000 ईसा पूर्व से शुरू होता है और इस समय के साक्ष्य अगर देखे जाए तो वो भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर जो क्षेत्र हैं वहां से प्राप्त हुए। वैदिक युग को देख लीजिए तो 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व ये जो समय है, वैदिक युग का मतलब क्या? जिस समय वेदों की रचना हुई या वेदों से संबंधित ग्रंथों की रचना हुई, वो पूरा समय वैदिक काल कहलाता है। तो वस्तुतः जो ऋग वैदिक काल है इसका समय आप जानते ही हैं, 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व। ये इसमें अगर देखा जाए तो आर्य संस्कृति का विस्तार उत्तर तक ही सीमित था। जो आर्यों का पूरा विस्तार है वो उत्तर तक ही था। और उत्तर वैदिक काल की अगर बात करें यानी 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व, तो इसमें विंध्य को पार करके उन्होंने मध्य प्रदेश में कदम रखा था। मतलब इससे पहले वाले समय में जो ऋग वैदिक काल था उस समय ये पूर्वी उत्तरी क्षेत्र जो था वहीं तक सीमित थे, लेकिन उसके बाद इनकी महत्वाकांक्षाएं और बढ़ती हैं और ये दक्षिण की ओर प्रस्थान करते हैं और बीच में मध्य प्रदेश भी आता है। तो यहाँ हमें साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? जो ऐतरेय ब्राह्मण है वहाँ पे निषाद जाति का उल्लेख प्राप्त होता है। निषाद एक जाति थी और उसका उल्लेख यहाँ से मिलता है। मध्य प्रदेश के जंगलों में रहने वाली ये निषाद जाति के अंग माने जाते हैं। ऋग्वेद में मतलब ऐसा कहा जाता है, यहाँ पे ऐसा नहीं कहा गया है ऐतरेय ब्राह्मण में कि ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की जो निषाद जाति है उससे इसे जोड़कर देखा जाता है और ये सत्य भी है। इसके बाद दक्षिणापथ, यहाँ पर ऋग्वेद में कौन कौन से संबोधन प्राप्त होते हैं उसे दिया हुआ है। तो देखिए, ऋग्वेद में दक्षिणापथ या जो रैवत्तर शब्द हैं वो यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, इस क्षेत्र के लिए इस्तेमाल होते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण, सांख्यायन, श्रोत सूत्र, इसके अलावा शतपथ ब्राह्मण, इस प्रकार के जो वैदिक ग्रंथ थे यानी वेदों से जुड़े हुए या वेदों के आधार पर रचे हुए ग्रंथ थे, उनमें ऐसा कहा गया है कि विश्वामित्र के 50 अभिशप्त पुत्र, 50 पुत्र थे और वो कैसे थे? अभिशापित थे, यानी उन्हें शाप मिला हुआ था। तो ये मालवा में आकर बस जाते हैं। क्योंकि पहले के समय में अगर कोई ब्राह्मण या कोई ऋषि, प्रायः जो ऋषि होते थे वो ब्राह्मण ही होते थे, कुछ अपवाद उसमें दिखाई देते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब उन्हें शाप दे देते थे, ब्राह्मण का शाप ज़्यादा उसमें प्रबल माना जाता था क्योंकि वर्ण व्यवस्था काफ़ी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। तो ये जो ब्राह्मण होते थे जब शाप दे देते थे तो वो आदमी एकदम से बहिष्कृत हो जाता था, उसके साथ एकदम जो अलग अछूत का बर्ताव है वैसा किया जाता था। तो ये लोग क्या करते हैं? अपने मूल स्थान को छोड़कर मालवा में आकर बस जाते हैं। इसके बाद अत्रि, पराशर, यहाँ पे वाराशर दिया है, ये पराशर होगा, भारद्वाज, भार्गव इत्यादि भी आकर बस जाते हैं। जब मंडली इकट्ठी होने लगती है तो उसमें और लोग आकर जुड़ना शुरू हो जाते हैं। पौराणिक कथाओं में ऐसा कहा गया, पौराणिक का मतलब यह है कि पुराण जो हैं, 18 पुराण हैं, उनके अंदर जो कहानियां हैं उसमें ऐसा कहा गया है कि कारकोट नागवंशी राजा नर्मदा क्षेत्र का शासक था और उस समय नर्मदा का नाम रखा गया था, मतलब उस समय ही नर्मदा का नामकरण किया जाता है। तो ये चीजें हैं, कारकोट नागवंशी जो राजा है वो नर्मदा क्षेत्र पर राज्य कर रहा था और नर्मदा नदी का नामकरण यहीं से होता है। इसके बाद कुछ और चीजें आप देख लीजिए। तो यहाँ पे मौनेय गंधर्वों से जब उसका संघर्ष होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी राजा शांत होकर बैठ जाता था, पहले के समय में आए दिन युद्ध छिड़े रहते थे, लड़ाइयाँ होती रहती थी। इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। एक तो ईर्ष्या द्वेष सबसे बड़ा कारण, और उसके अलावा राज्य विस्तार की जो महत्वाकांक्षाएं होती थी वो भी राजा को चैन से बैठने नहीं देती थी। तो यहाँ संघर्ष होता है, जब आप किसी के एरिया पे या राज्य पर कब्जा करना चाहेंगे तो लड़ाई होगी।
और वही होता है, अयोध्या के इक्ष्वाकु नरेश मांधाता ने अपने पुत्र पुरुकुत्स को नागों की सहायतार्थ भेजा। यहाँ ध्यान से देखिएगा, नागों के राजा थे यानी कारकोट नागवंशी जो राजा थे वो थे यहाँ नर्मदा क्षेत्र पर राजा के रूप में, और इनकी मदद करने के लिए इक्ष्वाकु वंशीय नरेश थे मांधाता, उन्होंने अपने पुत्र पुरुकुत्स को यहाँ पर भेजा और पुरुकुत्स ने नागों की सहायता की। यहाँ आप देख लीजिए, जो गंधर्व थे उनको धूल चटाई, यहाँ पर उल्टा दे दिया है, तो जो नाग थे उनकी सहायता के लिए भेजा गया था और ये गंधर्वों को पराजित करते हैं, काफी वीर रहते हैं, और नर्मदा क्षेत्र पर अपना दावा कायम किया। उसी ने रेखा का नामकरण नर्मदा के रूप में किया। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, नर्मदा का जो नाम है वो रेखा रखा गया था। रेखा कैसे रखा गया था? ये नागवंशी राजाओं का रखा हुआ नाम है, लेकिन बाद में जब पुरुकुत्स आते हैं और वो इस एरिया पर पूरा अपना अधिकार कर लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये नामकरण करते हैं नर्मदा का, मतलब रेखा से इसका नाम बदल देते हैं। और इसी वंश के राजा मुचकुंद ने ऋक्ष और जो पारियात्र पर्वतमालाएं हैं उसमें अपने पूर्वज मांधाता के नाम पर, चूंकि ये यहाँ पर आ जाते हैं और इनका जो क्षेत्र था वो अयोध्या वाला था, यानी ये यूपी में रहते थे, लेकिन वहां से आ जाते हैं यहाँ और यहीं पर बस जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ मांधाता के नाम पर मांधाता नगरी की स्थापना की जाती है और ये राजा मुचकुंद के द्वारा की जाती है। ओंकारेश्वर मांधाता वाला जो एरिया है उसकी स्थापना करते हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो राजा मुचकुंद अनवरत लड़ते रहे। उस समय के जो राजा होते थे, आपने जैसा कि सुना कि इनमें आए दिन युद्ध छिड़ा रहता था, राज्य विस्तार या कोई हमला ही हो गया तो लड़ने में व्यस्त रहते थे, और इनका युद्ध बहुत लंबा खिंच गया, मतलब ये आजीवन लड़ते ही रह गए। अंत में क्या होता है कि देवराज इंद्र, ये इनके ऊपर असुरों का हमला हो जाता है, तो देवासुर संग्राम छिड़ जाता है और उसमें मुचकुंद को सहयोग मांगा गया था उनसे, मतलब मुचकुंद को कहा गया कि भाई आप सपोर्ट करिए, नहीं तो कुछ हो नहीं पाएगा। और ऐसी स्थिति में यहाँ आप देख लीजिए वही चीज दिया हुआ है, राजा मुचकुंद अनवरत लड़ते रहे और दिग्विजयी सम्राट के रूप में कीर्ति प्रशस्त की थी। देवराज इंद्र ने उन्हें वरदान मांगने को कहा, लेकिन मुचकुंद निर्विकार और निष्काम रहे। मतलब ऐसा होता है कि यहाँ विजय प्राप्त करने में योगदान देते हैं। किसको योगदान देते हैं? देवताओं को योगदान देते हैं। यहाँ थोड़ी सी जानकारियां जो है वो मिसिंग है। देवासुर संग्राम होता है, मुचकुंद यहाँ सेनापति बना दिए जाते हैं और बाकी देवता इन्हीं के झंडे तले लड़ते हैं, जीतते हैं और अंत में देवराज इंद्र बहुत खुश हो जाते हैं, तो वो कहते हैं वरदान मांगो। लेकिन वो एकदम से कुछ नहीं चाहते थे, पूरी तरह से सब चीज़ देख चुके थे। उन्होंने कहा कि मुझे आराम चाहिए और नींद चाहिए, मैं सोना चाहता हूँ, चैन से सोना चाहता हूँ, और यही वर देकर इंद्र वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उसके बाद ये विंध्य पर्वतमाला में एक गुफा में चिरशायी समाधि में चले गए। चिरशायी का मतलब है कि हमेशा हमेशा के लिए सो गए, जब तक कि इन्हें कोई जगाए नहीं। उसके बाद समय बीतता है, ये बात त्रेता युग के आसपास की थी, और समय जब बीतता है तो द्वापर आता है, और द्वापर में जरासंध का सहयोगी था। आप जानते हैं कि जरासंध जो था ये अपनी बेटी का विवाह कंस के साथ किया था मथुरा में, और जब कंस मारा जाता है तो जरासंध एकदम आग बबूला हो जाता है और वो भगवान कृष्ण का शत्रु बन जाता है। और जरासंध का सहयोगी था काल यवन, तो काल यवन को लगा दिया गया भगवान कृष्ण के पीछे, और यहाँ पर भगवान कृष्ण जो है उसका सामना नहीं करते बल्कि भागना शुरू हो जाते हैं, भागने लगते हैं, और भागते भागते काल यवन को इसी गुफा में ले आते हैं जहाँ पर मुचकुंद लंबे समय से, कई युगों से सो रहे थे। यहाँ वही चीज कही गई है कि द्वापर युग में जरासंध का सहयोगी काल यवन भगवान कृष्ण का पीछा कर रहा था, और कृष्ण जानबूझकर इस गुफा में गए। और उसके बाद ये क्या करते हैं, जो सोए हुए मुचकुंद थे, जो कि झाड़ी झंखाटों से वैसे ही ढके हुए थे क्योंकि लंबा समय गुजर चुका था, उनके ऊपर अपना पीताम्बर उठा देते हैं। तो पीताम्बर केवल कृष्ण ही धारण करते थे, और ये बात कालयवन जानता था। कालयवन जब वहाँ प्रवेश करता है तो वो सोचता है कि भाई मुचकुंद ही कृष्ण है, मतलब ये सो गया है, यहाँ पे छिपा हुआ है, और उन्हें पैर की ठोकर मारकर जगाना चाहता है। चिल्लाता है, पहले नहीं जगते हैं तो पैर से उन्हें आघात करता है और ललकारता है, और उसके बाद अंत में मुचकुंद की जो सदियों की निद्रा है वो भंग हो जाती है, और उन्हें ये वरदान प्राप्त था कि उन्हें उनकी आंखों में तेज मौजूद हो जाएगा, यानी तेज जो है वो विराजमान हो जाएगा, और उस दिव्य शक्ति का इस्तेमाल वो करेंगे अगर तो कोई भी भस्म हो जाएगा। और वो जो संचित सात्विक तेज उनकी आंखों में मौजूद था, वो जब उनकी आंख की पलकें खुलती हैं, जब नींद से आप खुलते हैं तो आंखों को खोल लेते हैं, तो वही चीज़ यहाँ भी है, जब आंखें ये खोलते हैं तो वो तेज आग की लपटें कालयवन को भस्म कर देती है। ये कहानी आपने देखी होगी। तो ये सब कहानियां हैं, अनुश्रुतियां हैं और पौराणिक कथाएं जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन पुराणों को भी हम लोग आधार बनाते हैं। अनुश्रुतियां और जो पुराण होते हैं उनको आधार इसलिए बनाते हैं क्योंकि वहां से भी हमें बहुत सारे ऐसे राजवंशों का उल्लेख प्राप्त होता है जो कि वास्तव में शासन किए थे। ये हमने देखा। इसके बाद अब यहाँ पर पौराणिक कथाएं जो है उसमें कुछ राजवंशों के भी जो प्राचीन साक्ष्य हैं वो प्राप्त होते हैं। तो कौन कौन से राजवंश हैं उन्हें देख लेते हैं। आइए इसे यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कारुष वंश को। ये जो कारुष वंश है ये मनुष्यों की परंपरा में जो अंतिम वंशावली के व्यवसत मनु थे उनके समय में स्थापित किया गया था। मतलब ऐसा कहा गया, देखिए मनु जो है वो कई संख्या में हुए हैं, इनकी कोई एक मात्रा नहीं है। तो जो सबसे अंतिम थे अपनी वंशावली में उनका नाम था वैवस्वत मनु। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे ऐसा कहा जाता है। और उसके बाद इन्हीं के समय में जल प्रलय आती है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि सुनामी आएगी और पूरी दुनिया डूब जाएगी, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, तो ठीक वैसे ही कुछ जो प्रलय है वो यहाँ आती है और पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाती है।
और उसके बाद मत्स्य पुराण में इसका बकायदा ब्यौरा मिलता है। तो इन्हें पहले से ही उसकी सूचना मिल गई रहती है, जो कि एक दिन सरोवर में स्नान कर रहे थे तो इन्हें एक छोटी सी मछली प्राप्त होती है। ये सारी कहानी आपको मत्स्य पुराण में दिखाई देगी। और छोटी मछली जो है वो इनसे विनती करती है कि इतने बड़े सरोवर में या इतने बड़े क्षेत्र में बड़ी मछलियाँ और जो अन्य समुद्री जीव हैं वो मुझे खा जाएंगे, इसलिए आप मेरी सहायता कीजिए, मुझे संरक्षण दीजिए। और मनु उसे ले आते हैं और अपने घर में एक छोटे से पात्र में रखते हैं, कटोरे में रखते हैं। उसके बाद अगले दिन देखते हैं तो मछली चिल्ला रही होती है, आवाज़ लगा रही होती है। तो फिर जाकर देखते हैं तो वो और बड़ी हो जाती है, मतलब कटोरे में समाने लायक नहीं होती है। तो उसके बाद उसको अपने जो बगीचे का सरोवर था, कृत्रिम सरोवर था, उसमें डलवा देते हैं। लेकिन मछली का आकार उस सरोवर के आकार का हो जाता है, मतलब वो बढ़ती जाती। तो अंत में ले जाकर उसे जो नदी है उसमें भिजवाते हैं। तो मछली वहाँ जाकर विलीन होने से पहले ये उन्हें संदेश देती है कि कुछ ही दिन बाद प्रलय आने वाली है, यानी पूरी जो पृथ्वी है वो जल से ढक जाएगी। और ऐसी स्थिति में तुम जितने भी बीज वगैरह हैं या जितने भी जीवन के अंश हैं उन्हें इकट्ठा करो, जीवन के बीजों का एकत्रण करो और उन सबको लेकर एक नाव, मेरा इंतजार करना। और उसके बाद एक नाव आएगी और वो उस जल में किनारे लगेगी और उसके बाद तुम उससे निकल सकते हो। ऐसी कहानियाँ हैं, मतलब ये पूरी चलती रहती हैं। तो जल प्रलय आती है और उसके बाद बहुत सारे ऋषि महर्षियों के साथ, बीजों के साथ, पशु पक्षियों के साथ महाराज मनु जो है उस बड़ी सी नाव में सवार होते हैं। और नाव जो है उसको ये मछली अपने जो कांटा होता है उससे बांध कर पार लगाती है। तो कहा जाता है कि मछली भगवान विष्णु ही थे, मत्स्य अवतार उन्होंने लिया था। तो ये पुराण है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो बघेल खंड पर इन्होंने शासन किया था। मतलब जो वैवस्वत मनु थे इनके 10 पुत्र थे, बाद में इनकी वंशावली बढ़ती है। तो 10 पुत्र थे, उसमें से एक था कारुष, और कारुष वंश की नींव डालने वाला यही व्यक्ति था। कारुष देश जो है ये बघेल खंड वाला एरिया है और इस पर ये शासन करते थे। तो बघेल खंड को वर्तमान में जो आप देख रहे हैं ये उस समय कारुष का पूरा एरिया हुआ करता था। और कारुष था कौन? तो ये महाराज मनु का पुत्र था। इसके बाद चंद्रवंश यानी जो ऐल वंश है उसकी बात की जाए तो वैवस्वत मनु की जो पुत्री थी इला, इनका विवाह सोम यानी चंद्रमा से हुआ था, ऐसा इसमें दिया हुआ है। और इनके राज्य का नाम जो था वो ऐल साम्राज्य था। और इसके बाद अगर देखा जाए तो इसमें जो आदि सम्राट है इनका नाम यहाँ पे सोम रखा गया है और इन्हें पुरुरवा भी कहा जाता था। तो इनका साम्राज्य जो है ये बुंदेलखंड तक फैला हुआ था। यहाँ पर मात्रात्मक अशुद्धियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो इनको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पुरुरवा होगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये सोम और जो इला है इनका विवाह होता है और किस प्रकार से इनकी वंशावली आगे बढ़ती है और किस क्षेत्र में इनका रूल था उसे आप देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ये बुंदेलखंड वाला एरिया है, जबकि बघेलखंड का आपने देखा ये कारुष वंश के अधीन था। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ ययाति और राज्य का बंटवारा ये दिया हुआ है। ये यथाति नहीं है, ययाति है, इस प्रकार से है, ठीक है। तो इसे आप देखिए। राजा ययाति जो थे इन्होंने शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ विवाह किया था। 2 प्रकार के गुरु थे, एक तो देवगुरु थे और दूसरे राक्षसों के गुरु थे। तो देवगुरु को बृहस्पति कहा जाता था और जो राक्षसों के यानी दैत्य गुरु थे उनको शुक्राचार्य कहा जाता था। तो शुक्राचार्य की पुत्री थी देवयानी और उनके साथ राजा ययाति ने विवाह किया था और इनके 5 बेटे थे। बाद में विभाजन होता है, जब 5 बेटे रहेंगे तो भाई बंटवारा होगा ही। और विभाजन में यदु जो इनका पुत्र था उसमें नाम दिया हुआ है। तो यदु को चर्मणेवती यानी जो चंबल नदी वाला क्षेत्र है, इसके अलावा वेत्रवती, बेतवा जिसे वर्तमान में कहा जाता है, और शुक्तिमती जिसे कि केन कहा जाता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा नदियों के जो प्राचीन नाम है वो भी दिए हुए हैं। चर्मणेवती किसको कहा जाता है वर्तमान में? चंबल को कहा जाता है। उसी प्रकार से वेत्रवती जो है ये बेतवा है और शुक्तिमती जो है वो केन है। ये वाला एरिया मतलब इन नदी की घाटी वाला जो पूरा क्षेत्र है वो प्राप्त होता है यदु को। और बाद में यहाँ पर अगर देखा जाए तो इन्हीं के नाम पर यादव वंश की स्थापना होती है। दंतवक्र नाम का जो दैत्य था उसने दतिया क्षेत्र का विकास किया था। दंतवक्र के नाम से ही इस पूरे इलाके का नाम दंतवक्रा पड़ा और बाद में बिगड़ते बिगड़ते ये दतिया बन गया। भगवान श्री कृष्ण ने दंतवक्र को पराजित किया था। चूंकि ये दैत्य था तो उपद्रव मचा रहा था, तो इसका दिमाग ठिकाने लगाने के लिए भगवान कृष्ण ने इसके साथ युद्ध किया, इसे पराजित किया और इसे गोपाल कक्ष नाम का संबोधन दिया। इसका नाम बदल कर क्या कर दिया? गोपाल कक्ष कर दिया। और ये ग्वालियर की पहाड़ियों में आकर बस गया, मतलब इसकी बुद्धि सुधर गई, ये सात्विक हो गया, भजन कीर्तन करने लगा। तो ग्वालियर की पहाड़ियों में आकर ये बस जाते हैं। और ग्वालियर का जो पूर्व नाम है वो गोपाल गिरी भी है, मतलब ये पर्वतीय इलाका था तो गोपाल गिरी के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि इनका नाम गोपाल कक्ष हो गया था। बाद में यही बिगड़ते बिगड़ते गोपाल कक्ष जो नाम है ये ग्वालियर में तब्दील हो गया। तो ऐसे कुछ पीछे की कहानियां आप देख रहे हैं। इसके बाद इक्ष्वाकु वंश और दंडकारण्य को आप देख लीजिए। तो वैवस्वत मनु के पुत्र थे इक्ष्वाकु और उन्हीं के नाम पर इक्ष्वाकु वंश की स्थापना होती है। इनके जो वंशज थे उन्होंने बस्तर का मतलब है कि दंडकारण्य वाला पूरा इलाका, ये पहले बहुत ही कटीले झाड़दार जंगलों का एरिया हुआ करता था। यहाँ कोई घुसने का साहस नहीं करता था और ऐसा कहा जाता था कि यहाँ बहुत तरह के भूत पिशाच निवास करते हैं। तो इस प्रकार का जो क्षेत्र है बस्तर, उसकी स्थापना करते हैं। इसके बाद मानधाता चक्रवर्ती को देखिएगा। तो इक्ष्वाकु वंशी प्रतापी राजा थे मानधाता और उन्होंने बड़े भूभाग पर शासन किया था। इनके पुत्र का नाम पुरुकुत्स था और उन्होंने मध्य भारत में जो राजा थे उनको गंधर्वों के विरुद्ध सहायता दी थी। रेखा का नामकरण नर्मदा के रूप में इन्होंने ही किया था। रेखा नदी जो थी या रेवा नदी थी उसका नामकरण यहाँ पे नर्मदा के रूप में होता है। इसके बाद है वंश को देख लीजिए। तो
तो ये है जो है ये नाम है, किसका नाम है? यदु जो आपने पीछे देखा है ना अभी, उन्हीं के ये पौत्र थे, उन्हीं के पोते थे और इन्होंने अपने नाम से एक राज्य की स्थापना की जो कि है साम्राज्य कहा गया। और इस वंश के राज्यकाल में राजा जो थे वो महिष्मत हुए और इन्होंने साम्राज्य के बड़े भूभाग यानी दुर्ग क्षेत्र जो था पूरा उसका नाम माहिष्मती रख दिया। अब यहाँ पे बाहुबली वाला माहिष्मती नहीं है, हालांकि वही एरिया कुछ हद तक यहाँ लाई करता है। तो इसमें देख लीजिए बड़े भूभाग या दुर्ग क्षेत्र का नाम इन्होंने माहिष्मती रखा और इनके जो वंशज थे कृतवीर्य, उन्होंने है वंश के विशाल साम्राज्य को और ज्यादा प्रतिष्ठित किया यानी स्थापित किया। तो ये हमने डायनेस्टीज को देखा जो कि पीछे पौराणिक है, मतलब ये वास्तव में थी अथवा नहीं इसका साक्ष्य हमें सिर्फ पुराणों से ही प्राप्त होता है। इसके बाद आप आगे चलिए तो यहाँ पर सहस्त्रार्जुन का नाम आता है। इसके बाद राजा अवंती को आप देखेंगे, तब जाकर महाकाव्य काल स्टार्ट होता है, यानी रामायण और महाभारत में जो कहानियां हैं उनको हम आधार बनाकर चलेंगे। तो सहस्त्रार्जुन को अगर आप देखें तो है वंश में कार्तवीर, ये है वंशी ही है। तो यहाँ अगर आप देखिए तो कार्तवीर, जिसका कि मूल नाम अर्जुन था या सहस्त्रार्जुन भी उसको कहा जाता था, ये एक महान सम्राट के रूप में स्थापित होता है और कहा जाता है कि इसकी 1000 भुजाएं थी और इसने पूरी पृथ्वी को हराया था। सहस्त्रार्जुन जो था इसके पास 1000 भुजाएं थी, सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है लेकिन ऐसा था। इसके बाद राजा अवंती को देख लीजिए तो अर्जुन के पुत्र यानी सहस्त्रार्जुन की ही बात हो रही है। तो इनका बेटा था जयध्वज, उसने अवंती यानी मालवा क्षेत्र पर शासन किया और जयध्वज के जो पुत्र थे और उसके जो अन्य आगे के सक्सेसर थे, इन्होंने इस साम्राज्य को आगे बढ़ाने का काम किया और इनके पौत्र का नाम था अवंती और उन्हीं के नाम पे इस क्षेत्र का नाम अवंती पड़ गया। अवंती ने यादवों को विदिशा से खदेड़ दिया था और वहां पर अपने वर्चस्व की स्थापना की थी। तो यहां तक हमने इस बात को कंप्लीट किया है। जो अगला वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम लोग महाकाव्य काल को देखेंगे और आगे के इतिहास को जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।